यहीं से 26 जनवरी को हर वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। यानी यहां से मान लिया गया कि हमारा देश आजाद हो गया और 26 जनवरी को हर वर्ष ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। बड़े धूमधाम से, उल्लास से, जिस प्रकार से आज हम मनाते हैं उसी प्रकार से मनाया जाता था और ये 1947 तक मनाया जाता गया। और इसके अलावा जो है गांधी जी ने एक शपथ लिखी थी, वो लेना होता था, स्वयंसेवकों को वचन लेना होता था। उसमें बहुत से विषय थे, जिसमें एक तो ये था कि स्वतंत्रता हमारा अहरणीय अधिकार है जिसका हरण नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत लंबा है, किताबों में आपको मिल जाएगा वो पूरा शपथ पत्र जिसे पढ़ना पड़ता था हर वर्ष 26 जनवरी को 1930 के बाद से ही। तो पहला तो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद हर वर्ष ये मनाया जाने लगा। बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो चूंकि आजाद हमारा देश कब हो ये हमारे हाथ में था नहीं, तो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई। लेकिन ये जो मूल भावना थी जो कि हम 26 जनवरी 1930 से ही प्रारंभ कर चुके थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना, तो जब हमारा संविधान लागू होने का समय आया, हमारा संविधान बन गया जो कि पहले ही बन गया, लेकिन हमने उसको रोके रखा और उसको 26 जनवरी 1950 को हमने जो है लागू किया, ताकि ये जो भावना कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में थी और 1930 से ही भारतीय जिस दिन को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे उनकी भी भावनाएं जो है पूर्ण हो। हमने उनकी इस भावनाओं को सम्मान दिया, अपने देश के संविधान को इसी दिन लागू किया 26 जनवरी 1950 को, उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने ठीक प्रकार से समझा कि साइमन कमीशन क्या था, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्री मांग क्या थी, और इस प्रकार से जो है अब बात हमको करनी है साइमन कमीशन की सिफारिशों के बारे में। थोड़ी बात इस पर कर लेते हैं। तो साइमन कमीशन की सिफारिशें मई 1930 में आई, जो ये बना था ना, तो अब ये भी तो अपनी सिफारिश रखेगा। तो क्या था, तो प्रांतों में दैव शासन की जगह उत्तरदायी सरकार का गठन हो, यानी जो दैव प्रकार की सरकार है उसको हटा दिया जाए और उत्तरदायी सरकार का गठन हो। ये जब मैं अधिनियम पढ़ाऊंगा आपको 1919, 1909, 1935 तो सब बताऊंगा कि ये दैव शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करती थी, किंतु केंद्र में नहीं। यहां आप ये समझ लीजिए कि प्रांतों में दैव शासन को हटा करके उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं होगा, यानी केंद्र में भारतीयों के पास शासन का कोई अधिकार नहीं होगा। भारत के लिए संघीय संविधान की व्यवस्था होगी, एससी भारत सरकार के नियंत्रण में, यानी जो ये सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगा और मताधिकार का विस्तार किया जाएगा। ये जो 2 से 3% मताधिकार का अधिकार था उसे 10% तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान रहे साइमन आयोग के। ठीक है, तो इनमें से ज्यादातर प्रावधानों को 1935 के अधिनियम में उठा करके डाल दिया अंग्रेजों ने। तो बाद में हम 1935 का भी अधिनियम पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है। अब चूंकि यह तय हो गया तो सविनय अवज्ञा करना है, तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, उससे पहले थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे और उस पृष्ठभूमि को समझना चाहेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति मिल गई थी और अब कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस को रखा था। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं को इस पर आपत्ति थी कि डोमिनियन स्टेटस मांगने का समय अब बीत चुका है, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगा जाना चाहिए, बल्कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो 2 महत्वपूर्ण नाम थे, एक नेताजी और एक नेहरू, उनका यह कहना था कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। हालांकि गांधी जी और एमएल नेहरू ने यह कहा कि बड़ा मुश्किल से डोमिनियन स्टेटस पर एक राय बनी है और इसलिए डोमिनियन स्टेटस की मांग को इतना जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए, और हम ऐसा करते हैं कि सरकार को 2 वर्ष का समय देते हैं कि 2 वर्ष के अंदर वो हमारी मांग जो कि डोमिनियन स्टेटस की है उसको स्वीकार कर ले। लेकिन फिर इन लोगों ने दबाव डाला और यह तय हुआ कि 1 वर्ष के अंदर अंदर अगर ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के डोमिनियन स्टेटस की मांग को, अधिराज्य के दर्जे की मांग को स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, और नहीं तो 1 वर्ष के बाद कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर कोई समझौता ब्रिटिश सरकार से नहीं करेगी। तो कांग्रेस की जो मांग थी डोमिनियन स्टेटस की, वो 1 वर्ष बीत गया, उस पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अब जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में और यहां पर पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए यहीं पर यह तय हुआ कि एक अवज्ञा आंदोलन भी चलाया जाए। तो उस अवज्ञा आंदोलन के चलाने की, उसकी रणनीति बनाने की, उसकी रूपरेखा बनाने की, किस प्रकार से संघर्ष चलेगा, सब कुछ की जिम्मेदारी गांधी जी के कंधों पर डाल दी गई। तो एक बार फिर से गांधी जी कांग्रेस के या फिर देश के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे यहां से। तो अब गांधी जी को जिम्मेदारी मिल गई थी कि वो एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करें। तो गांधी जी भी इस ताक में थे, मौके की तलाश में थे कि किस प्रकार से इस अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड और वायसराय इरविन को संबोधित करता हुआ एक लेख या फिर कह लीजिए कि मांग पत्र, अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से उनके समक्ष रखे, और वो मांग थी कुल 11, जिसे कहा गया गांधी की 11 सूत्रीय मांग। तो अब इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के वायसराय से यह मांग रखी कि हमें इन 11 मुद्दों पर आपकी सहमति चाहिए। तो हमारी 11 मांगों को मान लीजिए तो हम किसी भी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो ये 11 सूत्री मांग गांधी जी की क्या थी उसको जो है हम ठीक प्रकार से समझेंगे। तो ये जो 11 मांगे थी, ये 3 तरह के भारतीय समाज को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, यानी उनको प्रभावित करती थी। पहला जो वर्ग था वो था आम व्यक्तियों का, यानी आम आदमी। दूसरा वर्ग पूंजीवादियों का, व्यापारियों का, और तीसरा वर्ग किसानों का था। तो कहने का मतलब यह है कि ये मांगे तो गांधी जी ने रखी ही थी कि ब्रिटिश सरकार इसे मान ले, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से गांधी जी बहुत परिपक्व थे और उन्होंने इन मांगों के माध्यम से इन वर्गों का समर्थन चाहा अपने आंदोलन के लिए। हालांकि जानते वो भी थे, मांगे ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार मानने वाली थी नहीं, लेकिन लोगों को लगता कि नहीं,
ये मांगे जो मांग है वो सही है, मांग है वो जेन्युइन है, वो मांग लोगों को प्रभावित करने वाली है, लोग उस मांग के पीछे खड़े होंगे, ये तो गांधी चाहते थे। तो हम एक एक करके इन मांगों को समझना चाहेंगे ताकि हमको पूरी पिक्चर ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। तो बड़ा छोटा छोटा मैंने लिखा है, मैं एक बार पढ़ दूंगा, मुझे लगता है कि दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक बार पढ़ता हूं। पहली मांग बहुत खतरनाक है, अगर आज कोई पार्टी ये मांग कर दे तो देश में एक अलग प्रकार के क्रांतिकारी जो है इलाहाबाद और मुखर्जी नगर में जो है पैदा हो जाएंगे। सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। भाई इतनी बड़ी सेना क्यों रखे हो? इतनी बड़ी सेना की क्या जरूरत है भारत के लिए? तुमने भारत की रक्षा के लिए इतनी बड़ी सेना नहीं रखी। अपने अफ्रीका और एशिया के अन्य जो तुम्हारे उपनिवेश हैं उनकी रक्षा करने के लिए तुमने भारत के संसाधनों से इतनी बड़ी सेना रखी, इसकी क्या जरूरत है भारत के परिप्रेक्ष्य में? तो व्यय कम करो। लोक सेवा में, सिविल सेवा में ज्यादातर अधिकारी यूरोपीय हैं और उनको तुम मोटी तनख्वाह देते हो और ये मोटी तनख्वाह वो अपने देश में भेज देते हैं, तो भारत का पैसा भी बाहर हो जाता है। कुल मिलाजुलाकर जो बजट है उसका कभी कभी तो तुम 40 से 45% सेना पर खर्च कर देते हो और 20-25% इनको जो है सैलरी वगैरह देने में खर्च कर देते हो, तो पूरा पैसा जो है खर्च ही कर दोगे इस तरह के कामों में जिसका कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, तो भैया मेरे देश का विकास कैसे होगा? गांधी की ये तार्किक बात थी। हालांकि जो स्थिति उस समय थी 1930 में, केवल मैं बजट के सेंस में बात कर रहा हूं, कुछ सच्चाइयों को स्वीकार भी किया जाता है। आज वही स्थिति हमारे देश की चुनी हुई सरकारों का है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या भारत और भारत के राज्यों की सरकारें 2 करोड़ लोगों को सैलरी बांटने के लिए चलाई जा रही है। ये बहुत बुरा लग सकता है आप लोगों को, मैं जानता हूं, इसलिए इस बात को मैं छोड़ता हूं यही, लेकिन सच्चाई वो तब भी थी जो धन का निष्कासन था, ड्रेन थ्योरी। तो क्या था भैया, सारा पैसा जब तुम तनख्वाह देने में खर्च करोगे तो विकास क्या करोगे? मूल मुद्दा यही था। ठीक है, बात निकल जाएगी तो ज्यादा दूर चली जाएगी, इसको ही रोकते हैं। सिविल सेवाओं तथा सेना के 50% कमी हो, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगे, सभी राजनीतिक बंदी रिहा हो। यहां बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिन पर हत्या का आरोप हो ऐसे बंदी रिहा न हो। राजनीतिक बंदी जब कहा जाता है तो ज्यादातर गैर हिंसकों की ही बात होती है, ये मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत तोड़फोड़ हिंसा होगी तो उसको उसमें नहीं रखते। शस्त्र कानून में परिवर्तन तथा भारतीयों को हथियार रखने का लाइसेंस मिले। गांधी जी ने कहा कि भाई भारतीयों का तुमने गैर शस्त्रीकरण कर दिया, लेकिन आत्मरक्षा के लिए कम से कम हथियार रखना उनको अलाउ करो, उनको लाइसेंस दो। तो ये बात सीआईडी में सुधार और उस पर जन नियंत्रण, तो ये सीआईडी बहुत बदनाम थी उस समय और इस पर इन्होंने जन नियंत्रण की बात की और डाक आरक्षण बिल पास हो ऐसी बात इन्होंने की। तो ये 6 मांगे जो थी आप पढ़ के देख लीजिए, ये आम लोगों के हित की थी, ये उनको अपनी तरफ आकर्षित करती, उनको अपनी तरफ बुलाती, उनको प्रभावित करती। अब 3 मांगे व्यापारियों के लिए थी, पूंजीपतियों के लिए थी, उनको कांग्रेस की तरफ, इस आंदोलन की तरफ आकर्षित करती। रुपए के विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, विदेशी कपड़ों पर संरक्षणात्मक शुल्क लगे और आयात को हतोत्साहित किया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो है जो देसी इंडस्ट्रीज है उनका विकास हो। तटीय नौवहन में भारतीय कंपनियों को आरक्षण मिले, जो जहाजरानी कंपनियां हैं भारत की उनको आरक्षण मिले। ये 3 मांगे पूंजीपतियों की। 2 मांगे किसानों की, भू राजस्व में 50% की कमी हो। कितना सुंदर मांग है, समझ रहे हैं? मतलब जो है भू राजस्व में 50% की मांग हो, किसान को इससे अच्छा क्या अगर हो जाए ये लागू तो। हालांकि जितना प्रतिशत की मांग है और यहां जितने प्रतिशत की मांग है उससे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये मांगकर्ता को भी पूर्ण विश्वास है कि अंग्रेज कोई भी मांग मानेंगे नहीं। तो भू राजस्व में 50% कमी हो, नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति हो, तो नमक पर पहले तो कर न लगाओ और नमक केवल सरकार ही ना बनाए, ये 2 चीजें जो है न करो। तो ये 2 मांगे किसानों की, भू राजस्व 50% कमी हो। हालांकि ये नमक वाला मामला आप किसानों से उठाकर यहां भी रख सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं एक पैकेज था जो कि इरविन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। ये पैकेज एक बड़े भारतीय समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व का कौशल क्या था और गांधी से बड़ा राजनीति कोई नहीं था। इस विषय में मैंने एक लेख भी लिखा था द स्टडी के फेसबुक पेज पर और बड़े विस्तार से एक एक बातें डिटेल में गांधी जी के बारे में मैंने की थी। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के द स्टडी के फेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं। तो ये 11 मांगे गांधी जी ने वायसराय के समक्ष रखी। गांधी जी भी जानते थे कि ये मांगे वो मानेगा नहीं और उसने माना भी नहीं। तो 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक चिट्ठी फिर से गवर्नर को लिखी, वायसराय को, और उन्होंने कहा कि ये 11 मांगे या तो आप मानिए या फिर एक अवज्ञा आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए, तो हम अवज्ञा आंदोलन करेंगे अगर आप इन 11 मांगों को नहीं मानेंगे तो मैंने लिखा है गांधी जी की चेतावनी, ब्रिटिश सरकार सभी मांगे माने या अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार रहे। और ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? तो ब्रिटिश सरकार ने इनकार कर दिया, उसको ये करना था। तो ये 2 मार्च 1930 को हुआ और गांधी जी ने 10 दिन का इंतजार किया कि ब्रिटिश सरकार कुछ कहे। ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं कहा तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कर दी। गांधी का दांडी मार्च जो कि शुरू हुआ 12 मार्च से, जो कि खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी, कुल दूरी 240 मील की। 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक बना करके गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। यहां था नमक एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी के साथ हो गई। गांधी जी ने नमक बना दिया और नमक बनाना नहीं है तो कानून गांधी जी ने तोड़ दिया, यानी अवज्ञा ब्रिटिश कानूनों की गांधी जी ने कर दी। तो अब यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो कोई आपको कहेगा कि 12 मार्च क्योंकि उस दिन गांधी जी चल दिए थे अवज्ञा करने, कोई ये कहेगा कि नहीं भाई 6 अप्रैल को अवज्ञा हुई वास्तव में। ठीक है, तो इन सब विषयों पर बात हम करें उससे पहले हम बात यह करना चाहेंगे कि नमक ही क्यों। भाई ये 11 विषय थे ना अलग अलग, किसी एक पर भी आप आंदोलन की शुरुआत कर सकते थे, तो नमक ही क्यों, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने कहा कि पानी से पृथक नमक का कोई अस्तित्व नहीं है और ये जो शोषणकारी ब्रिटिश राज है उसने नमक पर कर लगाकर करोड़ों लोगों को इस देश में भूखा कर दिया। नमक पर कर लगाना और नमक पर एकाधिकार, ये दोनों बातें अविवेकपूर्ण तो है ही, गैर मानवीय भी है, क्योंकि ये प्रकृति से मिलने वाली चीजें हैं ना, इस पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं। तो ये बातें तो गांधी जी ने कही। हालांकि नमक ही क्यों, तो उसका सबसे पहला उत्तर यह था कि नमक गरीब से गरीब लोगों से जुड़ा हुआ विषय था। ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ये गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। नमक एक रोजमर्रा की वस्तु थी, नमक जो रोज लोग खाने में खाते थे, तो नमक का प्रचार मूल्य बहुत बड़ा था। इससे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को जोड़ा जा सकता था।
और ऐसे वर्ग को भी जोड़ा जा सकता था जो कि इस तरह के आंदोलनों में नहीं आते थे। वो समाज का एकदम गरीब तबका, निर्धन तबका, उसके लिए तो नमक बहुत बड़ा विषय था ना। नमक रोटी हम तो कहते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति नमक रोटी। तो नमक का बहुत बड़ा प्रचार मूल्य था। गांधी जी जबरदस्त राजनीतिक व्यक्ति, नस को समझते थे। तो एक ये। दूसरी बात यह कि जिस समाज को इतने भारी भरकम शब्द न समझ में आए, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज, उसको भी यह समझ में आता है कि नमक चूंकि ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार में है तो इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। अगर इस एकाधिकार की समाप्ति हो जाए तो नमक सस्ता हो जाएगा। यह रोजमर्रा की वस्तु है हमारे। तो यह सहज लोगों को जोड़ना कि नहीं, हमारा लक्ष्य तो यह है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जुड़ेंगे जो ये सोचेंगे कि नमक सस्ता हो जाए। यह हमेशा याद रखिएगा कि नमक का ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा प्राइस था, गरीब खरीद के नहीं उसका उपयोग कर पाते थे, लेकिन यह प्रतीकात्मक जो है ज्यादा था। इससे कांग्रेस एक बात और बताना चाहती थी, और वो बात यह थी कि कांग्रेस गरीब से गरीब लोगों के दुखों को भी समझती है, और केवल समझती नहीं है, उसके लिए आंदोलन भी कर सकती है। इतनी बातें नमक ही क्यों पर हो गई? तो कांग्रेस गरीबों को लुभा लेगी, भाई ये तो हमारे बारे में भी जो है सोचते हैं। तो अब फिर से आते हैं 12 मार्च को गांधी का दांडी मार्च शुरू हुआ। जबरदस्त तरीके से जो है मीडिया कवरेज मिली पूरे देश में दांडी यात्रा की। 78 स्वयंसेवकों को लेकर के, सत्याग्रहियों को लेकर के गांधी जी चले थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा सत्याग्रही गुजरात से थे, फिर महाराष्ट्र से थे, फिर उत्तर प्रदेश से थे। तो 78 लेकर के गांधी जी चले। एक जबरदस्त दृश्य था। एक जो है लंगोटा पहने, लाठी लिए वृद्ध व्यक्ति चला जा रहा है और उसके पीछे हजारों हजारों लोग चल रहे हैं। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध एक वृद्ध व्यक्ति की इस प्रकार की जो है साहसिक यात्रा लोगों को इसने बड़ा लुभाया और बड़ा मनोहरी दृश्य था। जिसने भी देखा, हजारों लोग उस यात्रा में जुड़ते थे और हट जाते थे, जुड़ते थे हटते थे, माने चेहरे बदलते जाते थे, लेकिन संख्या में कमी नहीं आती थी। इतना बड़ा था। और गांधी जी चूंकि बहुत तेज चलते भी थे, गांव के बीच से ही ज्यादा से ज्यादा प्रयास होता था कि ऐसे रास्ते से जाया जाए जहां ज्यादा से ज्यादा गांव पड़े। रास्ते में जो गांव पड़े, कई लोगों ने उसमें जो है अपनी नौकरियों से इस्तीफा वगैरह जो है इसमें दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी जी की यात्रा को नेपोलियन के उस यात्रा से जोड़ करके देखा। जब नेपोलियन एल्वा से पेरिस की ओर जो है अपना अभियान कर रहा था, तो नेताजी ने यह बात कही। यहां पर इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन अभिशाप बन चुका है। भारत में ब्रिटिश शासन एक अभिशाप बन चुका है। इसने भारत को नैतिक रूप से, भौतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। मैं इस शासन प्रणाली को नष्ट करने पर आमदा हूं। मैंने तय कर लिया है कि इस तरह की शोषणकारी ब्रिटिश शासन प्रणाली को मैं नष्ट करके ही मानूंगा। और उन्होंने बड़े गर्व से यह कहा कि अब राजद्रोह ही मेरा धर्म है। एक कानून तोड़ेंगे तो राजद्रोह। इसमें जो है 5 तारीख को पत्रकारों के बीच में गांधी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। वो बात मुझे हमेशा लुभाती है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं दुनिया की सहानुभूति चाहता हूं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं दुनिया की सहानुभूति चाहता हूं। तो इस प्रकार से जो है गांधी जी ने अपनी बात रखी और यहां पर जो है नमक इन्होंने तोड़ दिया, नमक कानून। तो अब जो है हम यहां रुकेंगे और हम ये समझना चाहेंगे असहयोग आंदोलन को, और हम समझना चाहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ताकि हमें कुछ मेजर डिफरेंस समझ में आ जाए। तो असहयोग आंदोलन के मुद्दे को अगर हम देखें तो अहिंसा, सत्याग्रह, ये तो सब में रहेगा, ये आप समझ रहे हैं। अहिंसा तो सर्वोपरि, तो सत्याग्रह अहिंसा सब में रहेगा। खादी प्लस चरखा यहां भी रहेगा, वहां भी रहेगा। ये सब तो कांग्रेस के मूल थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव रहा वो रहा स्वराज की जगह पूर्ण स्वतंत्रता। तो वहां पर बात हुई थी स्वराज की, हालांकि ढकी छुपी बात थी, ये क्लियर नहीं था स्वराज यानी क्या। क्या पूर्ण स्वतंत्रता समझा जाए स्वराज का मतलब, या ये समझा जाए कि अधिराज्य का दर्जा मांग रहे गांधी, अगर आपको ठीक से याद हो तो। लेकिन यहां तो खुली बात हो गई कि नहीं भैया, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। अब यहां पर हमने देखा था, कुछ शब्द से समझते हैं। असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब ब्रिटिश सरकार से असहयोग, मतलब ब्रिटिश स्कूल है हम नहीं पढ़ेंगे, ब्रिटिश न्यायालय है हम अपना मुकदमा लेकर के नहीं जाएंगे, ब्रिटिश विधानमंडल है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ब्रिटिश कोई भी व्यवस्था है उसमें हम अपनी भागीदारी नहीं दिखाएंगे, ब्रिटिश कपड़ा हम नहीं खरीदेंगे। तो हर उस व्यवस्था से असहयोग करना जिस व्यवस्था की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की, इसे कहते हैं असहयोग। हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, आपके स्कूल हम नहीं पढ़ेंगे, आपके न्यायालय नहीं जाएंगे, हम बस इतना करेंगे। हालांकि आप ये जानते हैं कि शासन सहयोग से चलता है। असहयोग अगर बड़े लेवल पर हो जाए, पूरे एक देश की जनता असहयोग करने लगे तो 2 दिन में शासन नहीं टिकेगा। तो ये हुआ असहयोग कि हम असहयोग करेंगे। अवज्ञा का मतलब है कि आप असहयोग, तो एक अलग बात की भाई आपकी ये चीजें हमने, अवज्ञा का मतलब यह कि आपने क्या किया है कि नमक पर आपने एक कानून बनाया है कि नमक पर कर लगेगा और नमक सरकारी बनाएगी। 2 काम हम कहा इसको नहीं मानते, हम जबरदस्ती नमक बनाएंगे। आपने कहा कि यह काम नहीं करना है कानूनन, हमने कहा कि नहीं हम तुम्हारे कानून नहीं मानते, हम ये काम करेंगे। तो कानून ना माना जाना ये हुआ अवज्ञा। ये और खतरनाक हो गया। ऐसे तो बड़े पैमाने पर कि नहीं लोग कहते हैं संविधान में लिखा तो संविधान के तरफ जाकर के ये काम करेगा, नहीं कोई संविधान नहीं, ये हम जाके काम करेंगे, हम नहीं मानते तुम्हारे संविधान को, नहीं मानते तुम्हारे कानून को, हम क्या करेंगे। और इसमें दूसरा जो पॉइंट मान लीजिए वहां भी मैंने बताया था, करों का भुगतान नहीं। हालांकि ये समझ लीजिए कि करों का भुगतान नहीं लिख देना आसान है, ये आंदोलन जिस ताकत के साथ आगे बढ़ेगा उस पर निर्भर करेगा कि करों का भुगतान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको रोकते ही ब्रिटिश दमन शुरू हो जाएगा करों का। तो इसलिए करके आगे बढ़ेगा। कानूनों की अवज्ञा और गिरफ्तारी 2, तो इसमें गिरफ्तारी बहुत ज्यादा, करीब 3 से 4 गुना ज्यादा सहयोग आंदोलन से लोग जो है इसमें गिरफ्तार हुए। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा आपको समझ में आ गया। इसमें बस एक एक शब्द दोनों से पढ़िए, पकड़िए। असहयोग यानी ब्रिटिश व्यवस्थाओं के साथ असहयोग, अवज्ञा यानी ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा, नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे आंदोलन के प्रसार को। तो जब गांधी जी ने यहां 6 अप्रैल को नमक बना करके मुट्ठी भर नमक कानून को तोड़ दिया, तो अब पूरे देश में नमक तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। तो तमिलनाडु के तंजौर तक, हालांकि आप देख रहे होंगे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन सब चीजों को लिखना नहीं, तो कांसेप्ट के हिसाब से इतनी बातें लिखी जानी नहीं चाहिए। तो मैं पढ़ देता हूं। तमिलनाडु तंजौर तट से सी राजगोपालाचारी द्वारा त्रिचन्नापल्ली से बेदराडम की यात्रा की गई। एक दूसरी यात्रा हुई मालाबार के कलप्पन द्वारा कालीकट से पोया नूर तक की नमक यात्रा। इसमें भी आप लिखना चाहें तो यात्रा से पहले नमक यात्रा लिख सकते हैं। तो पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए।
तो कांग्रेस ने यह कहा कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान न दिया जाए, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर न दी जाए और मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन हो, ताकि जो है हम इसी तरह से करेंगे तभी ना कुछ ब्रिटिश व्यवस्थाओं का उल्लंघन करेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, नहीं तो ऐसे क्या अवज्ञा है जो है तब तो किसी असहयोग हो जाएगा। पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए, तो जैसा मैंने अभी आपको कहा, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए। पूर्वी भारत में जनता द्वारा चौकीदारी कर देने से इनकार किया गया, जो है ये जमींदारी क्षेत्र थे। पूरे देश में जनता ने हड़तालें, प्रदर्शनों और बहिष्कार में भाग लेना शुरू किया, तो काफी बड़ा वर्ग जो है इसमें महिलाओं की भूमिका खूब जबरदस्त देखी गई और इसमें जो है व्यापारियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। हालांकि जिस प्रकार से वकील और छात्रों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा वगैरह दिया था, जैसा सहयोग आंदोलन था वैसा नहीं, लेकिन व्यापारी और किसानों ने उनकी कमी को जो है इसमें पूरा किया था। ठीक है, तो अब यहां पर जो है मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि 9 अप्रैल को गांधी जी ने कुछ अपील की थी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही, क्योंकि गांधी जी को भी डर था कि हमको जो है जब अंग्रेज चाहेंगे तब गिरफ्तार कर देंगे। भाई उनकी भी नजर है, वो भी अंग्रेज भी समझ रहे थे कि इनका जन समर्थन कितना है, वो सारी चीजें देख करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो 9 अप्रैल को गांधी जी ने यह कहा कि पूरे देश में नमक तोड़ा जाए। उसके बाद नमक तोड़ा जाने लगा, जो है नशीले पदार्थों की दुकानों यानी शराब की दुकानों, भांग की दुकानों के बाहर जो है स्वयंसेवक जाएं और खड़े होकर के वहां जो है वो विरोध करें। हो सके तो करों की अदायगी बंद की जाए, अगर ताकत हो आंदोलन के पास तब बंद कर दी जाए, नहीं तो अंग्रेज दमन कर देंगे। हो सके तो वकील अपनी वकालत छोड़ दे, हो सके तो छात्र अपने स्कूल छोड़ दे, हो सके तो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ दे, खादी और चरखा को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जाए। ये सारी चीजें गांधी जी ने कही और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। तो हमने आंदोलन के प्रसार को समझ लिया। अब थोड़ा बात जो है हम इधर करेंगे आंदोलन के प्रसार के ही। तो पूरे देश में जहां जैसा कि मैंने बताया महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई, लेकिन मुसलमान जो है तटस्थ रहा। पूरे देश का मुसलमान इस आंदोलन के दौरान जो है दूर खड़ा रहा। पिछले बार असहयोग आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के मुसलमान लड़ रहे थे जो है, लेकिन मुसलमान जिस मुद्दे के लिए लड़ रहा था वो सहयोग नहीं था बल्कि वो खिलाफत था। वो लड़ रहा था कि तुर्की के खलीफा के साथ कोई गलत व्यवहार न हो। तो भारत के मुद्दे पर उस समय मुसलमान नहीं लड़ रहा था जब वो लोग लड़ रहे थे तुर्की के खलीफा के मुद्दे पर। तो इस बार ऐसा कोई उनके पास मुद्दा नहीं था, तो पूरे देश में मुसलमानों ने इस आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं की। लेकिन इसका एक अपवाद दिखा NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, जहां की खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार एक संगठन बना और इसके जो स्वयंसेवक होते थे वो लाल कुर्ता पहनते थे। तो हिंदी में इनको कहते हैं लाल कुर्ती भी, मतलब खुदाई खिदमतगार को, और इंग्लिश में रेड शर्ट्स भी कहते हैं। तो रेड शर्ट्स आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन ऐसे करके भी कहा जाता है। तो ये ईश्वर के सेवक, खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक। तो इन लोगों ने जो है एक संगठन अपना बनाया जिसे हम जानते हैं खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार ने गांधी जी के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, कांग्रेस के नेतृत्व को इन्होंने स्वीकारा और इनका भी जो आंदोलन था ये अहिंसक आंदोलन था, जो कि पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद करता था और साम्राज्यवादी शासन का विरोध करता था, मजदूरों की दशा में सुधार हो उसका समर्थन करता था। और कुल मिलाकर के ये अहिंसक आंदोलन था जो कि गांधी को अपना नेता मानते थे ये लोग खुदाई खिदमतगार। तो NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार। तो एक प्रकार से जहां पूरे देश में मुसलमान इस आंदोलन से तटस्थ रहे, वहीं खुदाई खिदमतगारों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो ऐसी बात आई तो इन लोगों ने खुल करके विभाजन का विरोध किया कि नहीं बंटवारा नहीं, बंटवारा नहीं, बंटवारा नहीं। और जब बंटवारा का इन्होंने विरोध किया तो एक प्रकार से मुस्लिम लीग के भी विरोधी हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग बंटवारा करने के लिए कह रहे हैं, लोग करेंगे नहीं होना चाहिए। बाद में जब देश का बंटवारा अंततः नहीं रोका जा सका हो गया तो इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस से कहा था कि तुमने हमारे साथ धोखा किया और हमें भूखे भेड़ियों के सामने तुमने फेंक दिया। तो इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहते हैं, बादशाह खान भी कहते हैं, बहुत बड़े नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत की सरकार ने इनको भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनके नेतृत्व में जो है ये चला। यहीं पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, उसका जिक्र बार बार परीक्षाओं में भी होता है, मैं उसको बता देता हूं। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में वहां के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद एक जबरदस्त आंदोलन जो है भड़क उठा और उस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश सेना थी वहां जो 2 प्लाटून पहुंची थी उनको गोली चलाने का आदेश दे दिया कि आप जो है इन पर गोली चला दीजिए। तो चंद्र सिंह गढ़वाली उसको लीड कर रहे थे, जो बटालियन थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम गोली नहीं चलाएंगे। तो ये गढ़वाली रेजिमेंट थी, उसके सिपाही थे, उन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में यह कह दिया कि हम हिंदू मुसलमानों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, ये हमारे भाई हैं। जबकि सारे लोग ये जानते थे कि उनके साथ ब्रिटिश सरकार कितना बुरा व्यवहार करेगी, भाई उसके आदेश को नहीं मानना, लेकिन अपनी जान की कीमत को लगा करके इन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे। तो इससे एक बात यह भी पता चली कि जो ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा आधार था भारत में शासन का, यानी कि भारतीय सेना, उसमें भी धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद प्रवेश कर रहा है। इससे एक मैसेज ये मिला। अब दूसरा आंदोलन चला जिसे हम जानते हैं जियात रंग आंदोलन के नाम से। तो ये मणिपुर में शुरू हुआ जियात रंग आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नागाओं द्वारा यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और करबंदी का आंदोलन शुरू हुआ। तो ये जो यदुनाग थे इनके नेतृत्व में इन्होंने कर देने से मना कर दिया और ब्रिटिश व्यवस्थाओं से असहयोग करने लगे। हालांकि प्रशिक्षित नहीं थे, जल्द ही इनका आंदोलन हिंसक हो गया और जब हिंसक हो गया तो उसमें यदुनाग को पकड़ लिया अंग्रेजों ने और उनको फांसी दे दी। तो उन्हीं की चचेरी बहन थी ये रानी गेडेनलू और इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया। हालांकि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो गई और इनको आजीवन कारावास हो गया। तो जब आजीवन कारावास इनको हो गया तो रानी से मिलने नेहरू जी गए और उन्होंने ही इनको रानी की उपाधि दी। इनको रानी कहा, इन्होंने ये कहा कि आजाद भारत जो है तुम्हें रानी स्नेहपूर्वक याद करेगा। हालांकि उस समय कहते समय नेहरू जी भूल गए कि आजाद भारत तो केवल उनके और उनकी पीढ़ियों को याद करेगा और किसी को याद नहीं। तो ये बोलते समय वो भूल गए थे। यहां पर चटगांव में सूर्य सन के नेतृत्व में जो है शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। क्रांतिकारियों वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण घटना जो इस आंदोलन में रही, धारासड़ा या धरसड़ा
में सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल समेत 2000 आंदोलनकारियों ने धरसरा के नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। तो गांधी जी ने योजना बनाई थी कि इस पर धावा बोलना है। हालांकि गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई 4 मई 1930 को, और इसके बाद इस आंदोलन की जिम्मेदारी जिसके ऊपर आ गई उनका नाम था अब्बास तैयब जी। तो 4 मई को गांधी जी गिरफ्तार हो गए, आंदोलन और उग्र हो गया और अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में अभी आंदोलन चलने लगा। बल्कि जब यहां साबरमती से उन्होंने यात्रा की थी गांधी जी ने, तभी अब्बास तैयब जी को उन्होंने नियुक्त कर दिया था कि उनको उम्मीद थी कि रास्ते में ब्रिटिश सरकार हमको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार काफी दिनों तक असमंजस में रही कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों के साथ व्यवहार किया जाए। हालांकि फिर उन्होंने जब बर्ताव कर लिया कि नहीं हमें जो है दबाना है, तो फिर उन्होंने फिर पीछे देखा नहीं। तो यहां पर बेन मिलर एक पत्रकार था जिसको गांधी जी ने साबरमती आश्रम में रखा था इस आंदोलन के दौरान। तो उसने लिखा कि मैंने अपने जीवन में बहुत से आंदोलन देखे, बहुत से विरोध प्रदर्शन देखे, गली कुचों में मारपीट भी देखी, लेकिन धारसरा में जिस प्रकार का पुलिस बर्बरता मैंने देखा वैसा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। तो बेब मिलर अमेरिकी पत्रकार ने इस बात को कहा। तो कभी कभी पूछता है कि गांधी जी के साथ कौन पत्रकार था, तो वो पत्रकार थे बेब मिलर, जिन्होंने धारसरा पर अपनी जो है रिपोर्टिंग की। तो ये सारी चीजें जब हुई तो जबरदस्त तरीके से ब्रिटिशों ने दमन प्रारंभ किया और गांधी समेत 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हो गए। कांग्रेस गैर कानूनी घोषित हो गई, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इसी दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई। हमने पिछले वीडियो में साइमन कमीशन के बारे में और नेहरू रिपोर्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। निश्चित रूप से कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही है देश में, तो किसी बातचीत में कैसे भाग ले सकती है। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमको गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेना है। और भी बहुत से समूहों ने इसमें हिस्सेदारी नहीं की अपनी, यानी कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही थी उस पर वे लोग भी चले। लेकिन बहुत से समूह थे जिन्होंने इसमें अपनी सशक्त भागीदारी की, जैसे कि मुस्लिम लीग, जैसे कि उदारवादी, जैसे कि हिंदू महासभा, जैसे कि दलित वर्ग, जैसे कि सिख, जैसे कि देसी रियासतों ने इसमें भाग लिया। यहां पर प्रतिनिधि 3 भागों में विभाजित थे। एक तो इंग्लैंड के तीनों राजनीतिक दल थे, जिसमें लिबरल था, कंजर्वेटिव था, लेबर पार्टी थी। दूसरा जो समूह था वो था ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, यानी चिट्ठी जाता था गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। तीसरा देशी रियासतों से राजकुमार या उनके प्रतिनिधि। तो ये 3 अलग अलग समूह बने थे। एक बात और मैं आपको बताऊं कि पहली बार भारतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच समान स्तर पर बातचीत हुई गोलमेज सम्मेलनों के दौरान। अब यही एक प्रश्न मैं पूछ लेना चाहूंगा आप लोगों से कि जैसे कि हम बहुत से सम्मेलनों को देखते हैं तो ज्यादातर सम्मेलन जिस जगह पर होता है उस स्थान के नाम पर रख दिया जाता है, या कभी किसी किले या फेमस बिल्डिंग में हो तो उस बिल्डिंग और किले के नाम से, उस महल के नाम से सम्मेलन हो जाता है। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब क्या? इसको हम लंदन सम्मेलन भी कह सकते थे, ये लंदन में हो रहा था, लेकिन हम इसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन इसका नाम रखा, इस प्रतीक का बहुत महत्व था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि ऐसे नाम पड़ गया गोलमेज सम्मेलन, ये जानबूझकर रखा गया नाम था गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ऐसा क्यों नाम रखा गया, इसको कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। एक हिंट मैं आपको ये फिर दे देता हूं कि यह पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश सरकार और भारतीय एक समान स्तर पर बैठ करके वार्ता कर रहे थे, और इस सम्मेलन का नाम था गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अब कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, बहिष्कार कर दिया। तो जब भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रही है तो इसे असफल होना था। किसी ने कहा कि यह जो गोलमेज सम्मेलन था प्रथम, यह ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रामलीला में भगवान राम ही न हो। तो मतलब संवैधानिक सुधार के मुद्दों पर बात हो रही है और कांग्रेस ही नहीं है, तो यह होना। और उसके बाद इन सारे लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत हितों की मांग करना शुरू कर दिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। हमारे वो यही करते रह गए और केवल समस्याएं ही रखी गई, कोई ठोस नतीजा निकल करके इसमें नहीं आया। वैसे भी कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, तो इसको असफल होना ही था। या तो आप असफल कर दीजिए या ये कर दीजिए कि कोई निर्णय नहीं हुआ और प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया तो इरविन को एक बात यह समझ में आई कि बिना कांग्रेस को जोड़े हुए गोलमेज सम्मेलनों को सफल नहीं बनाया जा सकता है। तो गांधी जी जब तक नहीं गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे, यानी कांग्रेस जब तक गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होगी, तब तक गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव पारित हो भी जाता है बिना कांग्रेस के सहमति के गोलमेज सम्मेलन में, तो उस प्रस्ताव को भारतीय जनता मानेगी नहीं। भारत की जनता का इतना विश्वास उस समय तक हो चुका था कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने किसी प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी तो उसको भारतीय जनता मान लेगी। लेकिन अगर किसी भी प्रस्ताव में कांग्रेस ना शामिल हो और कांग्रेस उसका बहिष्कार करे, उसका विरोध करे, तो उसको लागू करवा पाना इस समय तक अब बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इरविन ने गांधी जी को अप्रोच करना शुरू किया कि बातचीत करिए, बातचीत करिए, बातचीत करिए, बातचीत करिए, सम्मेलन में भाग लीजिए, बातचीत करिए, सम्मेलन में भाग लीजिए। गांधी जी जिनका सिद्धांत यह कहता था कि विरोधी की पूरी बात को सुनना चाहिए, उसे पूरा मौका देना चाहिए, तो इन्होंने तय किया कि हम बातचीत करेंगे। तो गांधी इरविन के बीच में बातचीत शुरू हो गई। 15 से 20 दिन ये बातचीत चली और अंत में मार्च में इस पे हस्ताक्षर हुआ। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे उसको एक बार हम समझना चाहेंगे। तो गांधी जी ने मांग की इरविन से कि सभी राजनीतिक कैदी रिहा हो, पहली मांग। इसमें ध्यान यह रखिए कि हिंसक कैदियों की बात नहीं है, केवल राजनीतिक कैदियों की बात है और हिंसकों की बात है, हिंसक की बात नहीं है। तो सभी राजनीतिक कैदी रिहा हो, विभिन्न प्रकार के जुर्माने की वसूली स्थगित हो, नमक बनाने की अनुमति मिले। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दौरान जितने लोगों की संपत्ति जब्त कर ली है उनकी संपत्ति वापस हो, आपातकालीन अध्यादेश वापस हो। इतनी मांगे। इसके अलावा 2-3 और जो महत्वपूर्ण था वो मैंने यहां लिखा है। इतनी मांगे हमारी हैं, इरविन पूरा करो। इरविन ने कहा यस सर हम पूरा करेंगे। महात्मा जी आपकी मांग पर 2 बार यस हम मानते हैं। इतनी बात इरविन ने मान ली गांधी जी की। फिर गांधी जी ने कहा आगे इतनी बात मानते हैं कि पुलिस ज्यादतियों की जांच हो। इस पूरे आंदोलन के दौरान पुलिस ने जो उत्पीड़न किया था जनता का, जिस प्रकार से उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया था, तो उसकी जांच करिए, उनको सजा दीजिए।
तो इरविन ने कहा कि नहीं, हमेशा नहीं करते हैं, नो, हमेशा नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने कहा भगत सिंह तथा साथियों की फांसी की सजा को माफ करो। इरविन ने कहा कि 2 बार नो, हम नहीं करेंगे। तो ऊपर वो प्रस्ताव जिसको इरविन ने माना, नीचे 2 ये प्रस्ताव जिसको इरविन ने नहीं माना। तो इतनी बात जो है गांधी जी की तरफ से हुई, तो इरविन ने मान लिया। तो इरविन ने गांधी जी से कहा कि अब तुम बताओ। तो गांधी जी ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। भाई यह ना कि बातचीत करने जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में, तो आंदोलन भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, केवल एक चीज होगा, या तो आंदोलन या तो बातचीत। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जिसके लिए यह सारी बात हो रही थी। तो यह तय हो गया। अब गांधी इरविन समझौता जो हुआ, इसकी काफी आलोचना हुई। जो राष्ट्रवादी नौजवान थे उसमें तो एक जो है अलग प्रकार का जोश देखा गया। पंजाब में पंजाब नौजवान सभा के नौजवानों ने गांधी जी को काला झंडा दिखाना शुरू कर दिया और यह कहा जाने लगा कि अगर गांधी पंजाब में आ जाएंगे तो कई उत्साही कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांधी को जिंदा जला दिया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय था भगत सिंह तथा साथियों की फांसी की सजा माफ हो। तो इसमें जो है ये गांधी ने कहा कि इस बात को आप शामिल करिए, लेकिन इरविन ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, भगत सिंह की फांसी पर हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद गांधी जी उस प्रकार से अड़े नहीं, क्योंकि ये जो इरविन था ये मजबूर था गांधी से ये समझौता करने के लिए, और गांधी जी इसमें लीड कर रहे थे। तो गांधी जी अगर सख्ती से खड़े हो जाते कि नहीं, अगर भगत सिंह के मुद्दे पर तुम नहीं करोगे तो हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम आंदोलन फिर से चलाएंगे, देख लो समझ लो, तो शायद इरविन इस बात पर मान जाता। सब जितना भी बोला मैंने सब शायद में है, अब पता नहीं क्या उसमें सच है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि थोड़ा सा अड़ना चाहिए था गांधी जी को, अड़ गए होते तो काम हो गया होता, लेकिन पूरे देश में इससे निराशा हुई। ठीक है, एक दूसरी बात यह थी कि भैया इतनी मेहनत करके आंदोलन को खड़ा किया गया है और आप क्यों बीच में समझौता कर लिए? भाई आंदोलन चल रहा है, 90,000 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी, कई जगह गोली चली, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग, ये हुआ, इतना पूरा देश की जनता ने त्याग किया, कितने लोगों की अंग्रेजों ने संपत्ति कुर्की कर दी, उनकी संपत्ति जब्त कर ली, क्या क्या तमाम तरह के शोषण किए। तो इतना सब होने के बाद महात्मा जी आपने समझौता करके आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? सुभाष चंद्र बोस वगैरह तो एकदम जो है नेताजी नाराज हो गए, कह बताइए आपने तो इतने वर्षों की मेहनत पर पानी कर दिया, बल्कि उन्होंने तो एग्जैक्ट ये कहा कि 12 वर्षों की मेहनत पर आपने पानी कर दिया, जो असहयोग से शुरू हुआ था। असहयोग में भी उन्होंने ऐसा किया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी ने दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किया? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, तो इस पर हस्ताक्षर क्यों किया? तो अब जो है जो कुछ महत्वपूर्ण कारण मैं बता रहा हूं उसको आप जो है क्या करके समझिए। तो गांधी का यह विश्वास था कि जो जन आंदोलन होता है उसका कार्यकाल छोटा होना चाहिए, इसे लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। यानी मतलब आंदोलन तो 2 तरह का, एक तो कानून के अंतर्गत रहते हुए आंदोलन आप कर रहे हैं तो सालों करते रहिए, कोई नहीं, लेकिन अवज्ञा जैसा आंदोलन जो कि एक जो है बहुत शक्ति मांगता है, बहुत त्याग मांगता है, ऐसे आंदोलन बहुत छोटे कार्यकाल में ही चलाए जाने चाहिए। अब यहां साल भर आंदोलन खींच गया, नहीं, अवज्ञा का मतलब आप टैक्स नहीं देंगे, आप लगान नहीं भरेंगे, आप जो है बहिष्कार करेंगे, आप जो है कानून को नहीं मानेंगे, तो ये क्या हो गया कि आंदोलन का उग्र रूप है। जैसे नहीं होता अब आमरण अनशन है, तो आमरण अनशन पर जो व्यक्ति बैठता है उसकी अगर मांग न मानी जाए तो उसकी जान चली जाएगी, तो आमरण अनशन तो साल भर चलेगा। तो ये तीव्र है, इसलिए कार्यकाल छोटा होना चाहिए, इसे लंबा नहीं खींचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि जनमानस में जो त्याग की क्षमता होती है वो कम होती है। अब जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो सत्याग्रही है, वो तो रमा रमाया है स्वयंसेवक, वो तो लड़ लेगा, लेकिन जो आम जनमानस है उसके त्याग की क्षमता उतनी नहीं है, वो उबने लगेगा कि ये क्या, ठीक ना। एक बात ये, इसके अलावा जो उस समय सच्चाई दिख रही थी आंदोलन में वो ये थी कि अब धीरे धीरे जब जो है ब्रिटिशों ने अपना दमन शुरू किया तो लोगों के उत्साह में कमी देखने को मिली। दुकानदार व्यापारी जो कि बहुत उत्साहित होकर इस आंदोलन के साथ खड़े थे, उनके उत्साह में भी जो है कमी देखी गई। युवाओं में एक निराशा का भाव जो है देखा गया। एक कारण यह भी रहा, एक और कारण जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है वो ये कि सत्याग्रह की विचारधारा ये कहती है कि सामने वाले व्यक्ति को तब तक मौका देना चाहिए जब तक कि उसका हृदय परिवर्तित न हो जाए, तो वो ये न कहने पाए कि नहीं मुझे आपने मौका नहीं दिया इसलिए उसकी बात सुननी चाहिए, ये कह रहा है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहिए, तो एक बार भाग लेकर के इनको एक और अवसर देना चाहिए। तो सत्याग्रह की ये जो विचारधारा थी। इसके अलावा ये जो बात दोनों लोगों में हुई, गांधी जी और इरविन के बीच ये बराबरी की बातचीत थी कि भाई वायसराय बुला रहा है गांधी को। भाई किसी भी आंदोलनकारी नेता को जब बुलाया जाता है एक सक्षम पदाधिकारी के द्वारा, तो वो इसमें अपना सम्मान समझता है कि कम से कम जो है अब जब आंदोलन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है तो हमारी बात जो है सुन ली गई, हमको लगेगा कि हमारे आंदोलन में जो है वो जो दम वाली बात है वो अभी खत्म नहीं हुई है और इसी पर जो हम आंदोलन को उठा लेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको अन्ना हजारे दिख जाएंगे। अन्ना जी को समझ नहीं आया, अन्ना जी 10-10 दिन पर व्यक्तियों को बुलाने लगे और स्थिति डमाडोल हो गई। आपने देखा पहले 10 दिन कैसे लोग जुटे, 11वें दिन क्या होने लगा, 12वें दिन क्या होने लगा, 16वें दिन क्या होने लगा, तो भीड़ कम होती है। वो सारी बातें आप अन्ना के आंदोलन से देख सकते हैं, लेकिन अन्ना से बहुत बड़े राजनीति के थे गांधी जी। तो गांधी जी ने जब ये देखा कि अब आंदोलन में एक गिरावट महसूस हो रही है और वायसराय जो है ऑफर कर रहा है बराबरी की बातचीत के लिए, तो बातचीत कर लेनी चाहिए, इससे जो है कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बची रहेगी और बाद में जब जरूरत होगी तो हम आंदोलन चलाएंगे। और ये बात देखने को भी मिली कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ, उस समझौते के बाद जब राजनीतिक कैदी रिहा हुए तो जनता ने उन राजनीतिक कैदियों को हीरो की तरह जो है सम्मान दिया कि अरे हमारे हीरो जेल से निकल कर आ गए। तो जनता के मन में यह था कि यह गांधी की जीत है कि गांधी इरविन समझौता हुआ। यह भी बात समझ लीजिए। आप लोग पता नहीं आंदोलनों करीब से देखें कि नहीं, मैंने काफी में भाग लिया, तो उसमें स्थिति यह हो जाती है कि आंदोलन के नेता ही आपस में कहते हैं कि अरे किसी प्रकार से मंत्री जी से बात कर लो और उनसे कह दो कि आधे घंटे के लिए आ जाएं, उपवास तोड़वा दें, अब कम हो है। पहले दिन 500 लोग आ जाएंगे, दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 50, फिर 25। तो यह होता है कि इज्जत खराब होती है, आंदोलन जल्दी से वापस ले लो। तो इस तरह की बात, वो सारी बातें जोड़ करके इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते पर हमने बात कर ली, हालांकि बहुत ज्यादा जो है विरोध हुआ गांधी जी और ये जो है भगत सिंह और साथियों के मुद्दे पर तो जबरदस्त थी। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ 1931 में। अब यह सम्मेलन हो गया, गांधी जी ने कर लिया, तो इस पर कांग्रेस की मुहर लगेगी तभी ना, कांग्रेस के प्रति गांधी जवाब दे हैं तो यहां मुहर लगेगी तब तो ये आगे बढ़ेंगे। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने किया और यहीं पर गांधी इरविन समझौते यानी दिल्ली समझौते को मंजूरी मिल गई। तो ये जब ही मंजूरी मिल गई तो कई लोगों को इसमें बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि गांधी इरविन समझौता क्या हो जाएगा, उसको कांग्रेस मंजूरी नहीं देगी, क्योंकि भाई इतना मेहनत करके आंदोलन खड़ा किया गया है, आप जाकर समझौता कर लिया और भगत सिंह जी वाला मुद्दा तो था, तो ये बात। लेकिन बिना ज्यादा विरोध के ये स्वीकार हो गया।
तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नेताजी बोस ने तो यह कहा कि कराची का जो अधिवेशन था उसने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा दिखी। मैंने इस सम्मेलन में कि भाई इतना विरोध के बाद भी बड़े आराम से इनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने मान लिया, तो भाई ये लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा है गांधी का, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी, पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। तो इससे मौलिक अधिकार और आर्थिक राष्ट्रीय कार्यक्रम से यह सम्मेलन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ठीक है। तो पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। तो मौलिक अधिकारों में था अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे कई मौलिक अधिकार यहां बात हुई। और उसके बाद राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की बात हुई, जिसमें कुछ प्रस्ताव थे कि लगान व मालगुजारी में कटौती हो, किसानों को कर्ज से राहत मिले, सूदखोरों पर नियंत्रण लगाया जाए और अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्त किया जाए। अलाभकारी जोत यानी जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिस पर खेती करना बहुत लाभकारी नहीं है, निर्वहन के लिए लोग करते हैं। तो ये आर्थिक कार्यक्रम और मौलिक अधिकार हमने समझा। उसके बाद ये मुझे पता है कि आपको दिख नहीं रहा है, तो वो एक लाइन जो मैंने लिखी है उसको मैं पढ़ देता हूं। पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया, पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया, पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया और पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रस्ताव भी पारित हुए। तो इन सबसे ये कराची का अधिवेशन ऐतिहासिक हो गया। तो यहां ये बताया गया, मैंने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया में कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है, ये कांग्रेस ने बताया। और कांग्रेस ने कहा कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी की भी आवश्यकता है। तो केवल राजनीतिक आर्थिक से ही जनता को जो है आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी आजाद होना होगा, तभी जाकर के सच्ची आजादी उसे मानी जाएगी। तो यहां इतनी बात हो गई, मोहर लग गई। तो अब गांधी जी चल दिए कहां, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच यह हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। तो अब गोलमेज सम्मेलन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे अकेले भारतीय जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया अकेले। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि क्या यह गोलमेज सम्मेलन तीन अलग अलग सम्मेलन थे या एक ही सम्मेलन था, तो यह एक ही सम्मेलन था जो कि 3 बैठकों में खिंच गया। अब तो पहला गोलमेज सम्मेलन जब बुलाया गया होगा तो इसका नाम प्रथम गोलमेज तो रहा नहीं होगा, गोलमेज रहा होगा। निश्चित रूप से यह हुआ कि इसी में सारी बातें तय हो जाएंगी। तो प्रथम में नहीं तय हुआ तो दूसरा बुलाया गया, दूसरे में तय नहीं हुआ तो तीसरा बुलाया गया। यह सम्मेलन एक ही था जिसकी बैठकें 3 बार हुई। तो यह हमने समझ लिया, अंबेडकर जी वाला पॉइंट हमने समझ लिया। गांधी जी जिस जहाज से इस सम्मेलन में भाग लेने गए थे, पानी का जहाज, उसका नाम था MS राजपूताना। और गांधी जी जिस जगह रुके थे लंदन में, उसका नाम था किंग्सले हॉल। यह परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो ठीक है, गांधी जी जो है पहुंच गए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। इसमें जो है मदन मोहन मालवीय जी ने भी भाग लिया था, सरोजिनी नायडू जी ने भी भाग लिया था, एनी बेसेंट जी ने भी भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने अकेले इसमें भाग लिया था। तो यहां पर जो है इन्होंने भाग लिया। अब यहां पर क्या हुआ उसको जो है मैं आपसे बताना चाहूंगा। तो उस समय चर्चिल के नेतृत्व में जो वहां का दक्षिणपंथी खेमा था वो इकट्ठा हो गया था और चर्चिल इस बात का तीव्र विरोध कर रहा था कि तुम बराबरी पर क्यों बात कर रहे हो इन लोगों से, यानी भारतीयों से तुम लोग बराबरी पर क्यों बात कर रहे हो, और बल्कि ये करो कि और सख्त सरकार जो है और सख्त प्रशासन भारत पर ला दो, ये क्या इसको इतना छूट दिए हो। वो गांधी जी को जो है देशद्रोही फकीर कहता था। तो कहा कि देशद्रोही फकीर को क्यों इतना मान दे रहे हो, वहां पर इनको जेल में डालो और सख्ती करो। बाद में यही चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना जो कि भारत विरोधी था। तो कुल मिलाकर के इन लोगों की जो शैली देखने को मिली उससे ये समझ में आ रहा था कि ये जो सम्मेलन है इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब इस सम्मेलन में हुआ क्या क्या उसको हम समझेंगे। तो पहली बात यह है कि कांग्रेस भारत की एकमात्र संस्था है या नहीं है। पहला तो प्रश्न चिन्ह यही पर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया कि सम्मेलन में ज्यादातर जो लोग शामिल हुए थे वो रूढ़िवादी थे, पुराने विचारों से चिपके हुए, प्रतिक्रियावादी थे, अपने हितों की बात करने वाले थे, सांप्रदायिक हित की ज्यादा बात करने वाले थे और ज्यादातर ब्रिटिशों के भक्त थे उसमें, भाई उन्हीं को न्योता देना था। सरकार ने इन सभी गुटों का प्रदर्शन इस तरीके से किया कि कांग्रेस भारत की एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है बल्कि ये भी लोग तो हैं। तो यहां पर इन लोगों को खड़ा करके कांग्रेस को काउंटर कर रही थी ब्रिटिश सरकार और बार बार ये कह रही थी कि कांग्रेस भारत की एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए कांग्रेस की बातों का वजन कम हो जाएगा ना। तो गांधी ने कहा कि नहीं, कांग्रेस ही भारत की एकमात्र प्रतिनिधि है, ये सारे तो अपने व्यक्तिगत हितों की बात करने वाले लोग हैं, ये भारत की बात कहां करने वाले लोग हैं। अब यहां पर मुसलमानों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय एवं दलितों ने पृथक निर्वाचन की मांग की और ये लोग आपस में मिलकर अल्पसंख्यक गठजोड़ बना लिए। कौन कौन लोग? तो मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, आंग्ल भारतीयों ने, दलितों ने पृथक निर्वाचन मांगा और स्वयं को अल्पसंख्यक गठजोड़ के तहत इन्होंने जो है संगठित कर लिया। लेकिन गांधी जी ने शुरू से लेकर अंत तक सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का विरोध किया। इन्होंने कि नहीं, यहीं पर गांधी बनाम अंबेडकर हो गया। वो इसलिए कि बार बार अंबेडकर जी ये कह रहे थे कि दलित अल्पसंख्यक है, दलित अल्पसंख्यक है, इसको भी मुसलमानों की तरह, ईसाइयों की तरह, आंग्ल भारतीयों की तरह, सिखों की तरह पृथक निर्वाचन दो। ये क्या है? अल्पसंख्यक है। लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, दलित तो हिंदू समाज का हिस्सा है, फिर ये कैसे अल्पसंख्यक हो गया? दलित क्या है? हिंदू समाज का हिस्सा है। लेकिन अंग्रेजों की जो पूरी चाल की फूट डालो और राज करो, उसमें तो ये देश को पूरा बांट ही चुके थे। तो यहां पर यह कि दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा हो या न हो, इस पर अंबेडकर बनाम गांधी हो गया। तो बाद में कम्युनल अवार्ड होगा, उसके बाद जो है पूना पैक्ट होगा, उसको इसी लेक्चर के बाद हम देखेंगे, उसमें और विस्तार से इस विषय पर हम बात करेंगे अलग से, जिसमें पूना पैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। और ये सारी बातें हो रही थी तो गांधी जी ने देखा कि स्वराज के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करने वाला है, तो किस मुद्दे पर बात हो रहा है? तो भाई हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारा व्यक्तिगत हित, हमारा व्यक्तिगत हित, राजाओं का व्यक्तिगत हित, दलितों का व्यक्तिगत हित, सिखों का व्यक्तिगत हित। स्वराज के मुद्दे पर कोई बात नहीं। जिस मुद्दे के लिए यहां पर तुम आए उसकी मुद्दे की कोई बात ही नहीं। तो ये क्या हो गया? कुछ इसका निर्णय नहीं निकला और ये बिना किसी ठोस निर्णय के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। गांधी जी भारत आए। गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं,
मैं कुछ लेकर नहीं आया हूं, मुझे ऐसे मत देखो, मैं लेकर नहीं आया, मैं खाली हाथ लौटा हूं, धोखा हो गया है। लेकिन इतना तुमसे कहता हूं कि देश की इज्जत पर बट्टा लगने मैंने नहीं दिया है। खाली हाथ तो हूं, लेकिन देश की इज्जत पर मैंने बट्टा नहीं लगने दिया है। और फिर यहां जो है दिसंबर में चले, वहां से जनवरी में यहां पहुंचे, तो गांधी जी भारत लौटे, आंदोलन को पुनः प्रारंभ। तो ये हुआ कि जनवरी से आंदोलन क्या वो पुनः प्रारंभ हो भाई। अब जो है ये बातचीत का पूरा मामला खत्म हो गया, तो फिर से आंदोलन को शुरू करिए। लेकिन इस बार ब्रिटिश सरकार तैयार थी इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो लॉर्ड विलिंगटन का दमन प्रारंभ एकदम जबरदस्त तरीके से इन्होंने दमन शुरू कर दिया। प्रशासन को मनमानी शक्तियां दी गई कि एकदम दबा देना है। गांधी जी समेत सभी छोटे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। एकदम जबरदस्त तरीके से जो है आंदोलन को दबाया गया। नवंबर दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जितने भी प्रस्ताव आए थे, जो भी महत्वपूर्ण बातें हुई थी, उन सबको उठा करके 1935 के भारत सरकार अधिनियम में डाल दिया गया। बल्कि साइमन कमीशन की भी कई सिफारिशों को उसमें डाल दिया गया। और इस प्रकार से बाद में देखा गया कि अब धीरे धीरे काफी कमजोरी आने लगी आंदोलन में। तो आगे जाकर के अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को फाइनली वापस ले लिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनल कवाड़ और पूना पैक्ट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और बड़े विस्तार से उसको हमने देखा था। तो अब समय आ गया है कि हम जो है पूना पैक्ट को समझें और कम्युनल कवाड़ क्या था, जिसे राज्य में दिया वो क्या था, उसको समझें। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे वहीं से, जो पिछले लेक्चर में हमने गोलमेज सम्मेलनों पर बात की थी। तो फिर हम वहीं से शुरू करेंगे कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो जैसा कि हमने देखा कि सांप्रदायिक आधार पर जो है निर्वाचन हो और किसी अल्पसंख्यक माना जाए, न माना जाए, ये सारी चीजें चल रही थी। और वहीं अम्बेडकर जी और गांधी जी से जो है एक तानातानी ये हुई कि अम्बेडकर जी ये कह रहे थे कि नहीं, दलित भी अल्पसंख्यक है। अब मुसलमान और सिखों को तो अल्पसंख्यक माना ही जाता था पहले से, लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आया कि दलित भी अल्पसंख्यक है। वोट डालो और राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की, उसमें वो दलितों को हिंदू समाज से बाहर कर देना चाहते थे, यानी दलित भी अल्पसंख्यक हो गए। गांधी जी कहते थे नहीं, दलित अल्पसंख्यक नहीं है, वो हिंदू समाज का ही एक हिस्सा। तो ये बात हुई जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब इस लेक्चर के हिसाब से हम देख रहे हैं और बहुत सी बात हुई थी, तो हमने पिछले लेक्चर देखा। अब हुआ क्या कि जब कोई सहमति नहीं बन पाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कोई सहमति नहीं बनी, तो फिर जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे रेमजे मैकडोनाल्ड उस समय, तो उनको अधिकृत किया गया कि आप जो है इसका निर्णय करिए। इसी को ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्णय। रेमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड। तो वो कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को जो है दिया गया। अब इसमें क्या था कि बहुत लंबा चार्ट है, उसमें कई पॉइंट थे। हम आज के लेक्चर से जो रिलेवेंट पॉइंट है उनको उठाना चाहेंगे कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, वो पहले से ही मुसलमानों को मिली थी। हमने देखा था कि 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें इसका प्रावधान था, तो उसी समय आ गया था। तो अब इस कम्युनल अवार्ड में कहा कि जो मुसलमान और सिखों को पृथक निर्वाचन मिलता था, वही पृथक निर्वाचन अब दलितों को भी मिलेगा और साथ ही साथ दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। अब गांधी जी इस बात को समझ रहे थे कि अंग्रेज जो है भारत को बांटना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही कई टुकड़े कर दिए हैं। धर्म बनाम धर्म जो है, सिख धर्म को भी हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता था, तो वहां भी अल्पसंख्यकों को मान्यता मिल गई, उसके अलावा मुसलमानों को भी दे दिए। तो अब इन्होंने दलितों को भी दे दिया। अब गांधी जी जो सोचते थे वो ये कि इससे तो राष्ट्रीय एकता पर जो है खतरा होगा, क्योंकि जगह जगह लोगों को बांट रहे हैं और ये राष्ट्रवाद को प्रहार किया जा रहा है। ये न तो हिंदू के लिए अच्छा है और न ही दलित के लिए अच्छा है, ये दोनों के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि केवल जो है पृथक निर्वाचन ही अंग्रेज दे रहे हैं, क्या व्यवस्था में कोई सुधार कर, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो अछूत है, उस समय जो शब्द यूज होता था वो मैं यूज कर रहा हूं, आप गलत वे में मत लीजिएगा। जो तथाकथित अछूत हैं, जो दलित हैं या जो है, तो उन्हें सामाजिक रूप से आप उठाने का काम नहीं करना है आपको। केवल उनको, ये गांधी जी का मुद्दा, ये मेरा मुद्दा नहीं, तो ऐसे ध्यान से मुझे देखिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है, गांधी जी का। तो उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता को मिटाने का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है, अस्पृश्यता मिटाइए। और अगर एक बार दलितों को आप पृथक निर्वाचन दे देंगे, तो आप तो सदा सदा के लिए जो छूत अछूत का मुद्दा है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि आप तो उन्हें अछूत बना ही दिए। जब अगर आपने प्रतिनिधित्व दे दिया तो आप तो ऐसे ही अछूत बना दिए। आप उनको अपने हिस्से में शामिल करिए और फिर उसमें जो है, जो हमारी बीमारियां हैं, अछूत की जो बीमारी है, हमारा जो है सामाजिक ताना बाना जो है, असमानताओं का है, उसको दूर करने के लिए काम करिए। आप पृथक निर्वाचन लेकर के आइए। वही जो है अम्बेडकर जी का मानना था कि जब तक जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक जो है कुछ भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यही बात है। तो अब जो है ये बात हमने कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया, तो मान लो अब गांधी जी ने जहां ये कम्युनल अवार्ड आया, गांधी जी आंसर पर बैठ गए। उस समय गांधी जी गरबड़ा जेल में बंद थे। अब गांधी जी जिस जेल में बंद थे उसी में बाद में संजय दत्त भी बंद हो गए। गांधी जी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बंद हुए, लेकिन एक राइफल अपने घर पर रखने की दूर में संजय दत्त भी बंद हो गए। उसी जेल में, ये गरबड़ा जेल, इसमें संजय दत्त बंद थे। तो इसी जो जेल थी उसमें जो है गांधी जी अनिश्चितकालीन अनशन पर थे। 20 सितंबर को ये हुआ और धीरे धीरे जो है माहौल बनने लगा, क्योंकि गांधी जी की तबीयत खराब थी और उसे और ज्यादा खराब हो जाएगी ऐसा डर होने लगा। तो 24 सितंबर को 1932 को अंततः मजबूर होकर के अम्बेडकर जी को जाना पड़ा। इसमें कई लोग थे, हिंदू के का प्रेजेंटेशन जो हमारे जी कर रहे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, और जो है तथाकथित अछूतों का जो था या दलित थे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे अम्बेडकर। तो ये जो है पूना पैक्ट हुआ, ये गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ। क्योंकि ये है कि हस्ताक्षर गांधी जी ने नहीं किया था, इस बार हस्ताक्षर जो है कई और लोगों ने किया था, जिसमें हिंदुओं की तरफ से मालवीय जी ने किया था और दलितों की तरफ से अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट में क्या था उसको हम समझें। अब ये दलित वर्ग के लिए तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, ये रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो दिया कम्युनल अवार्ड की हमने बात की, उसको खत्म करिए, इस पर सहमति बनी। अब इस पर सहमति तो बनी पृथक निर्वाचन खत्म करने के लिए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि जो सामान्य निर्वाचन है, जैसे सबको पृथक निर्वाचन देने के बाद जो सामान्य सीटें आज के आरक्षण के हिसाब से आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा, तो जो सामान्य की सीटें हैं उस सामान्य की सीटों में दलितों को आरक्षण मिलेगा। गांधी जी ने इस पर सहमति जताई। अब उस समय 8 प्रांतीय विधानमंडल थे, उसमें 148 सीटें सुरक्षित कर दी गई दलितों के लिए, 148, पहले ये कम था। तो अब ये 148 और 147 ये दोनों में काफी जो है वो संकट बना रहता है कि 147 सीटें थी या 148। खैर इतने डीप में जाकर कोई पूछता नहीं है, कई किताबों में 147 सीटें लिखा, कई किताबों में 148, ठीक है। और जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 18% सीटें आरक्षित हो गई। तो ये कुल के 18% नहीं थी, ये सामान्य निर्वाचन की जो सीटें थी उसके 18% थी। और
ये हुआ कि ये समझौता कब तक चलेगा, तो इसमें ये कहा गया कि ये समझौता तब तक चलेगा जब तक कोई अन्यथा समझौता न हो। तो ये था पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच जो है ये हुआ 24 सितंबर 1932 को। अब हम आगे बढ़ जाएं और थोड़ा देखें तो गांधी जी ने जो बातें कही थी अब उस पर गांधी जी ने अमल करना शुरू कर दिया और ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग का गठन किया। अब इसको कई लोग कहते हैं कि अखिल भारतीय अछूत लीग भी, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई शब्द इसके यूज होते हैं, जहां में कई तरह से आता है। इसी का नाम बाद में चल करके रखा गया हरिजन सेवक संघ। तो मतलब जो पहले अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग थी उसका नाम आगे जाकर के बाद में हो गया हरिजन सेवक संघ। इसके पहले अध्यक्ष थे जेडी बिरला, इसके संस्थापक थे गांधी जी। गांधी जी ने इसकी स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष थे जेडी बिरला। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने जो देखा आपको बता दिया कि जेडी बिरला इसके पहले अध्यक्ष थे प्रथम और इसके संस्थापक थे गांधी जी। इसी का नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, जिसको जो है हरिजन सेवक संघ कहा गया बाद इसका नाम। और यहीं पर जो है गांधी जी ने हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किया। देखिए गांधी जी कहते थे कि जो दलित है वो तो हरि का पुत्र है और हरि का पुत्र है तो हरिजन। ये शब्द गांधी जी का दिया हुआ है, इससे पहले जो है ये शब्द नहीं था, गांधी जी ने शब्द दिया हरिजन, हरि का पुत्र। तो हरिजन साप्ताहिक एक अखबार था, उसको इन्होंने निकाला 1933 में और एक गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। पूरे देश में घूमे, बताया जाता है कि 20,000 किलोमीटर घूमे और जो है अस्पृश्यता को मिटाने के लिए गांधी जी ने प्रयास किया। ये वर्धा से यात्रा शुरू हुई थी नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक ये चली। अब हम आ जाए नवंबर दिसंबर 1932 के तृतीय गोलमेज सम्मेलन। हमने पिछले लेक्चर में इस पे बात किया लेकिन उसे केवल इंट्रोड्यूस करके हम छोड़ दिया। अब इसमें हम पूरा समझेंगे। अब देखिए क्या है, यहां आप समझिएगा, ये 32 के बाद 33 और 34 की घटनाएं आ गई, ये फिर 32 आ गया, तो ये तो बीच में मिसमैच हो गया। लेकिन ऐसी बात है कि जो ये तीनों घटनाएं थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो इनको जो है मैं बाद में नहीं रखता, इसलिए जो है हो गया। वैसे भी हम तारीख लिखते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तो ये नवंबर दिसंबर 1932 में जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। हमने देखा था कि कांग्रेस केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अम्बेडकर जैसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये भी गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। कांग्रेस ने जब भाग नहीं लिया तो असफल होना ही था। और जितने भी गोलमेज सम्मेलनों में प्रस्ताव आए थे उन सारे प्रस्तावों को जुटा करके 1935 की भारत सरकार ने ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों का जो भी लघु विभाग निर्णय है उसको अंग्रेजों ने 1935 की भारत सरकार में डाल दिया। तो इस प्रकार से ये कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट क्या था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो नेताजी बोस का जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन में भारत माता को आजाद कराने के लिए जो संघर्ष नेताजी बोस ने किया उसको हम बड़े विस्तार से इस लेक्चर में देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। 23 जनवरी 1897 में तब के बंगाल और आज के उड़ीसा के कटक शहर में नेताजी बोस का जन्म मां प्रभावती देवी और पिता जानकी नाथ बोस के घर 23 जनवरी 1897 में हुआ। नेताजी बोस एक बहुत धनी परिवार में जन्मे। इनके पिताजी जानकी नाथ बोस कटक शहर के एक मशहूर वकील थे और बड़ा वैभवशाली जीवन इनके परिवार का था। कलकत्ता के एक सम्भ्रांत और धनी परिवार में नेताजी बोस के परिवार की गिनती होती थी। तो कुल मिला जुला करके मैं बताना यह चाहता हूं कि एक वैभवशाली धन संपदा से परिपूर्ण परिवार में नेताजी का जन्म हुआ। नेताजी बोस के जीवन पर महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद जी का गहरा प्रभाव पड़ा था। नेताजी बोस शुरू से ही पढ़ने में बड़े मेधावी थे और बताया जाता है कि 15 वर्ष की उम्र में नेताजी ने स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े हुए सभी साहित्य का अध्ययन कर लिया था। 1919 में नेताजी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्टैटिस्ट कॉलेज से बीए फिलॉसफी की परीक्षा पास की और इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यानी बीए फिलॉसफी की परीक्षा में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्हें जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेताजी बोस शुरुआती दौर में आर्मी में जाने का इनका रुझान था। धीरे धीरे करके नेताजी बोस का रुझान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे हम जानते हैं महर्षि अरविंद और चाहे स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवादी विचारधारा को तो भी लोगों को ये आदर्श मानते थे, उनसे प्रेरणा पाते थे तो निश्चित रूप से। लेकिन पिताजी ये चाहते थे कि आईसीएस की परीक्षा में इंडियन सिविल सर्विसेज या फिर इंपीरियल सिविल सर्विसेज की परीक्षा में नेताजी बोस बैठे। हालांकि नेताजी ऐसे बात होती थी तो इनकार करते थे। तो एक विषय आया कि ये डर रहे हैं परीक्षा देने के लिए। तो फाइनली इनके पिताजी ने कहा कि देखो आईसीएस की परीक्षा तुमको देनी है। नेताजी ने कहा कि एक रात का समय दीजिए, सोच के मैं सुबह बताऊंगा। रात भर बड़े परेशान रहे नेताजी, असमंजस में रहे क्या फैसला लिया जाए। अंततः सुबह तक इन्होंने फैसला ले लिया और पिताजी से कहा कि ठीक है मैं लंदन जाऊंगा, आईसीएस की परीक्षा दूंगा। तो 1919 में आईसीएस की परीक्षा देने हेतु नेताजी का लंदन में प्रस्थान हुआ, लंदन के लिए प्रस्थान हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। तो एक एक चीजों को जोड़ करके कैसे पढ़ा जाता है इसको भी हम जो भी लेक्चर पढ़ते हैं उसमें ये सीखते हैं प्रैक्टिस इस पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो अब तक नोट्स बनाना भी आपने बड़े अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। तो आईसीएस की परीक्षा बहुत टफ मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है, लेकिन उस समय ज्यादा टफ थी इस लिहाज से कि पहली बात तो ये कि ये परीक्षा इंग्लिश मीडियम में होती थी, यानी परीक्षा का जो माध्यम था वो अंग्रेजी था। और दूसरी बात यह थी कि इस परीक्षा में लैटिन के ज्ञान को चेक किया जाता था। तो अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देना यही बहुत बड़ी बात होती थी और उसके बाद लैटिन के ज्ञान को जब चेक किया जाता था तो ये और मुश्किल हो जाती थी। उसके अलावा जो अंग्रेज हुक्मरान थे वो ये चाहते थे कि आईसीएस में कम से कम भारतीय सेलेक्ट हो पाए। अगर आपको याद हो तो 1857 के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था
कि ये कभी उम्र को 21 कर देते थे 23 से, कभी 21 से 19 कर देते थे। हालांकि 1917-18 के बाद से थोड़ा इन्होंने ढील दिया था। तो ऐसा करते थे, इनका उद्देश्य ये होता था कि ज्यादा भारतीय इस परीक्षा को न पास कर पाए, और इस लिहाज से मैंने कहा कि परीक्षा काफी टफ थी। लेकिन आईसीएस की परीक्षा में नेताजी ने चौथा स्थान प्राप्त किया। तो 1920 में परीक्षा नेताजी ने दिया। तो कहने का मतलब है कि 1 वर्ष का ही समय नेताजी के पास था इस परीक्षा को पास करने के लिए, और इसीलिए रात भर असमंजस में रहे कि पिताजी से कहे क्या, क्योंकि 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल परीक्षा देने वाले वर्ष से पहले लड़के तैयारी करते थे, उसके बाद ये लोग निकालते थे। तो 1 वर्ष में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास कर लिया। रिजल्ट आया 21 में, 20 में परीक्षा इन्होंने दिया, चौथा स्थान इनको प्राप्त हुआ। आईसीएस तो नेताजी बन गए, लेकिन नेताजी यहां से देख रहे थे ये सारी चीजें, समझ भी एक लेवल पर जाकर के विकसित बहुत हो ही चुकी थी। तो नेताजी बोस ये नहीं चाहते थे कि उस शोषणकारी अंग्रेजी राज की सेवा की जाए जो कि भारत को खुले तौर पर लूट रहा है और देश को गुलाम बनाए हुए। तो जिसने भारत माता को वीडियो में जगड़ा हो, उसकी गुलामी कैसे की जाए, उसकी चाकरी कैसे की जाए। अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस जी को नेताजी ने चिट्ठी लिखी परीक्षा पास करने के बाद, और उन्होंने कहा कि बड़े भाई, मेरे दिमाग में तो स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद के आदर्श भरे हुए हैं, मैं किस प्रकार से अंग्रेजों की नौकरी कर पाऊंगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण, वो आप सुनिए, ये हर जगह अप्लाई होता है जो बात मैं बताने जा रहा हूं। नेताजी ने कहा कि भारत को अगर आजाद करना होगा तो भारत के नागरिकों को सर्वोच्च त्याग प्रदर्शित करना होगा। सर्वोच्च त्याग, सबसे प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग, प्रिय से प्रिय पद का त्याग, प्रिय से प्रिय मनोरंजन साधनों का त्याग, यानी उन सभी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, सर्वोच्च त्याग करना पड़ेगा। तो नेताजी के सामने क्या है, 2 रास्ते हैं। एक, ब्रिटिशों के अधीन आईसीएस के पद को धारण करना, और जिसके बाद एक बहुत ही सुकून पूर्वक जिंदगी बिताना। आईसीएस जिसे स्वर्ग की नौकरी कहा जाता था, बहुत बड़ी नौकरी थी। आज हालांकि उस समय अधिकार बहुत ज्यादा था, आज तो ये मीडिया वगैरह सब, उस समय वो सचमुच का कलेक्टर था, सचमुच का डीएम था। तो 20-20 एकड़ के बंगले आप देख ही रहे हैं ना, अंग्रेजों के समय कई बने हैं ना जिसमें लोग रहते हैं। तो बहुत बड़ा कहा जाता था कि स्वर्ग की नौकरी है, इससे अच्छा मानव जीवन में कोई पद कोई धारण नहीं कर सकता, बहुत अच्छा, और वो भी भारतीय होकर के, गुलाम देश का होकर के, तो बहुत बड़ी बात है। तो एक तो ये रास्ता, और दूसरा ये कि भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए इस नौकरी को ठोकर मारनी है। तो इस तरह का त्याग अगर भारतीय करेंगे तो देश को आजाद करा पाएंगे, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आप जैसा कि जानते हैं, इन्हीं नेताजी बोस ने आगे जाकर के कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम अपने रक्त का त्याग भी नहीं करोगे और तुम्हें आजादी मिल जाएगी, तो तुम भ्रम में हो। देखो, आजादी चाहिए तो खून देना पड़ेगा। और इसलिए ये जिंदगी के लिए भी आपके चाहे जो भी काम आप करेंगे आगे जाकर के, आज पढ़ाई कर रहे हैं, उस सब में समान रूप से ये शामिल होगा कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, सोचे कि हम फिल्म भी देख लें, अभी विवाह का पूरा मौसम चल रहा है तो सारे दोस्तों के विवाह में भी शामिल हो जाएं, हम ये भी काम कर लें, हम वो भी काम कर लें, हम थोड़ा यहां भी चले जाएं और हम पढ़ाई भी कर लेंगे। अगर इतने लक्ष्य आप बनाएंगे और किसी चीज को आप छोड़ नहीं पाएंगे, किसी को त्याग नहीं पाएंगे, तो सफलता नहीं मिल पाएगी। त्याग जरूरी होता है। तो बहुत लंबा लेसन हो गया। कुल मिलाकर के इन्होंने फैसला कर लिया कि नौकरी से इस्तीफा देना है, मुझे उस ब्रिटिश राज का पुर्जा नहीं बनना है जो ब्रिटिश राज भारत को लूट रहा है। तो फाइनली चित्तरंजन दास, सीआर दास को भी इन्होंने चिट्ठी लिखा, और अंत में अपनी माताजी को लिखा, प्रभावती देवी जी को लिखा। और प्रभावती देवी जी को जो चिट्ठी लिखा, उसके बाद जो पत्र जवाब में आया इनकी माताजी का, वो बड़ा जबरदस्त था। इनकी माताजी ने कहा कि पिताजी, पिताजी चाहे घर के और लोग कुछ भी कहे, बेटा मैं तुम पर गर्व करती हूं, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, मैं तुम्हारे ऊपर गर्व करती हूं, और इसलिए नौकरी से इस्तीफा देना है। हालांकि हम लोगों का प्रेशर था कि भाई ऐसा क्यों कर। तो आईसीएस की परीक्षा में नेताजी को चौथा स्थान मिला। राष्ट्र सेवा हेतु नौकरी से नेताजी बोस ने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि ये जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, विच वाज नाइदर इंडियन नार सिविल नार सर्विस। यह जो भारतीय नागरिक सेवा है यानी आईसीएस है, यह ना तो भारतीय है ना ही नागरिक है, और सेवा तो है ही नहीं। तो यही बात अगर मैं पलट के आज कह दूं, इस ए को बस मैं सी बनाऊं और कह दूं कि यह भारतीय सिविल सर्विस न तो भारतीय है न तो सिविल है, नागरिक, और सेवा तो यह है ही नहीं। सामान्य भारतीय कांप जाता है बात करने में डीएम साहब से, कहां सेवा है और कहां भारतीय है। तो ठीक है, कुल मिलाकर के आप लोग योग्य और सच में इस शब्द को सार्थक करने वाले अधिकारी बनेंगे, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। तो 1923 में जब नेताजी फाइनली आ गए भारत में, इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, तो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के नेताजी अध्यक्ष चुन लिए गए, और इसी के साथ साथ बंगाल की जो कांग्रेस कमेटी थी उसके नेताजी सचिव चुन लिए गए। 1923 से लेकर के 30 तक के दौर को हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के युवा और उग्र विचारों के नेताजी नेता रहे। कांग्रेस उस समय बहुत बड़ी बन गई थी। असहयोग आंदोलन वाला लेक्चर अगर आपको याद हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस खींच लिया, तो नेताजी बोस ने यह कहा कि जब भारतीय कंधा से कंधा मिलाकर के अंग्रेजों के साथ असहयोग कर रहे थे, और जब भारतीयों ने अपना सर्वोच्च त्याग किया था, हजारों लोगों ने स्कूल छोड़ा था, हजारों लोगों ने नौकरी, वकालत कर ऐसे तमाम तरह के अपने पैसे छोड़े थे, तो उस समय असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना महात्मा जी किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद जो एक लेक्चर था जिसमें हमने बात की कि असहयोग आंदोलन की जब छतरी हटी, तो
हमें कांग्रेस के अंदर दो तत्व दिखे, एक जिसे हमने कहा परिवर्तन विरोधी यानी नो चेंजर, और दूसरा जिसे हमने कहा परिवर्तनवादी यानी प्रो चेंजर। तो उस नो चेंजर और प्रो चेंजर के नेताजी प्रो चेंजर रहे, यानी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने जो स्वराज पार्टी बनाई थी, तो उसमें जो है नेताजी का बहुत अहम रोल रहा। और क्योंकि नेताजी के राजनीतिक गुरु CR दास थे, और CR दास क्या थे? परिवर्तन समर्थक, प्रो चेंजर, तो उसमें इनका रोल बहुत रहा नेताजी बोस का। तो इनके गुरु CR दास 1924 में कलकत्ता नगर पालिका के महापौर यानी मेयर चुने गए, और उन्होंने CEO के रूप में नेताजी बोस को अपॉइंट किया, यानी नेताजी बोस बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो कई जगह आप देखेंगे तो लिखा है कि 1924 में नेताजी कलकत्ता के मेयर बन गए, मेयर नहीं बने थे, यानी आपके समझने के लिए कलकत्ता नगर पालिका के अध्यक्ष नहीं बने थे नेताजी। नेताजी CR दास के नीचे जो कि लीड कर रहे थे नगर पालिका को, इनको एक पद दिया गया, CEO कहा गया। हालांकि CEO तो सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन जनरली CEO एक शब्द हम इसको इस तरह प्रयोग कर रहे हैं नेताजी के नीचे। तो कलकत्ता नगर पालिका में जब नेताजी को काम करने का अवसर मिला, तो इन्होंने पूरे नगर पालिका के काम करने के ढंग को और उसके ढांचे को बदला। उस समय कलकत्ता शहर में जो जो रास्ते अंग्रेजों के नाम पर थे, सबका नाम बदल करके इन्होंने भारतीय नाम स्थापित किया। हालांकि हम आजाद देश में रहते हैं, आजादी मिले बहुत वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम नाम बदल नहीं पाए, और ना तो हमारी चेतना ही है। तो नेताजी की क्षमता को आप समझ सकते हैं कि गुलाम भारत में इन्होंने नाम बदल दिया अंग्रेजी। और इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी भारतीय शहीद होते थे, उनके परिवार को इस नगर पालिका में नौकरी मिलती थी। तो ये काम जो है इन्होंने किया था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो महापौर का टर्म होता था, ये 1 वर्ष का होता था, 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, बहुत बाद में ये 5 वर्ष हुआ आजादी के बाद ही, ठीक है। तो 1 वर्ष होता था। फिर अब फिर से असहयोग आंदोलन वाले लेक्चर को आप याद करिए, हमने बात की थी कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद दमन धीरे धीरे करके कानून बना करके अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। तो इन्होंने आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर भारत में नागरिक अधिकार और स्वराज्यों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। उस पूरे लेक्चर में हमने बात की थी, जिसमें हम नो चेंजर प्रो चेंजर की बात कर रहे थे। तो उसी के तहत 1925 में नेताजी को अंग्रेजों ने उठा करके मांडले जेल में बंद कर दिया, बर्मा। कहा जाता है कि मांडले जेल की जो परिस्थितियां थी वो बहुत विपरीत थी, जबरदस्त बड़े बड़े चूहे घूमते थे, अमानवीय स्थितियां थी। और उसी मांडले जेल में रहने के कारण नेताजी की तबीयत खराब हुई, और एक प्रकार से अस्थायी अस्वस्थता नेताजी के पूरे जीवन में रही, जो कि शुरू हुई 1925 मांडले जेल में नेताजी के बंद रहने की वजह से। तो यहां इनको तपेदिक नामक बीमारी हो गई, नेताजी बड़े परेशान हो गए। उसके बाद नेताजी रिहा हुए, और 1925 में ही इनके गुरु CR दास की मृत्यु हो गई। देश बंधु चित्तरंजन दास, फ्रेंड ऑफ नेशन CR दास, जो कि बंगाल के निर्विवादित नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में बंगाल में नेताजी स्थापित हुए। तो बंगाल के सबसे बड़े नेता के रूप में CR दास के बाद इनका उदय हुआ। बाद में जेल से रिहा हुए तो 1927 में कांग्रेस के नेताजी सचिव बने। तो जिस प्रकार से इनकी प्रतिभा दिखी हमको पीछे, जब इन्होंने ICS को क्लियर किया, उसी प्रकार हम इनकी प्रतिभा को देखें तो मात्र कुछ ही वर्षों में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंच गए और कांग्रेस के ये सचिव बन गए। ये वो दौर था जब कांग्रेस में 2 नौजवान दिखते थे, एक नेताजी बोस और एक जेल नेहरू। 1928 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का नेताजी ने सफल आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ML नेहरू कर रहे थे। तो इसी दौरान हम जानते हैं कि कई चीज हुआ। साइमन कमीशन भारत में आया, नेताजी ने कोलकाता में जबरदस्त विरोध उसका किया। उसके बाद भावी संविधान भारत का बने, ऐसी चर्चा हुई सभी पार्टियों के अंदर, और एक आयोग उसके लिए बना जो कि 8 सदस्य ये था, और जिसके अध्यक्ष थे ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, और जिसके एक सदस्य नेताजी बोस भी थे। और जिस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट बनाया, और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ML नेहरू ने उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, और ML नेहरू अध्यक्ष भी चुने गए, जो कि मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। सब बहुत बात की है, आगे फिर बात करेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण नेताजी के दृष्टिकोण से एक यह है कि इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी ने क्या कहा कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूरे देश में इन्होंने आंदोलन किया, पूरे देश में बात रखा, जनमानस को यह तैयार किया पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। तो यहां पर एक रोचक बात हुई, उसको मैं बताना चाहूंगा। नेताजी ने कांग्रेस स्वयंसेवक कोर की स्थापना की। तो ये पूरा आयोजन जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी पूरी योजना नेताजी ने बनाई थी, उन्होंने इसको आयोजित किया था। बड़ी तारीफ भी नेताजी की हुई थी इसके आयोजन को लेकर के। तो वहां इन्होंने बनाया कांग्रेस स्वयं सेवक कोर, और उसके कमांडिंग ऑफिसर नेताजी स्वयं बन गए। तो पूरा सैन्य स्टाइल में टोपी, बेल्ट, वर्दी लगा करके स्वयं सेवक लोगों को अभिवादन कर रहे थे, एकदम सैन्य स्टाइल में। नेताजी बोस ने स्वयं ML नेहरू को ऐसे करके सल्यूट किया। गांधी जी ने जब यह देखा तो गांधी जी एकदम उत्तेजित हो गए, और गांधी जी ने इस चीज को कहा सर्कस, यानी बंदरों का सर्कस कह करके गांधी जी ने इसका उपहास उड़ाया, किसका, कांग्रेस स्वयं सेवक कोर का, जिसके कमांडिंग ऑफिसर नेताजी बने थे। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को नेताजी की सैन्य रुझान यही दिखा कि नेताजी के अंदर जो है सैन्य रुझान था। देखिए एक बात समझ लीजिए कि नेताजी बोस जब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था बन गई थी, और एक बात नेताजी बोस को यह समझ में आता था कि कांग्रेस के बाहर जाकर उस तरह का कोई काम नहीं, तो एकदम नेताजी कांग्रेस के साथ ही बने रहे। और नेताजी का यह भी मानना था कि मेरा जो उद्देश्य है वही कांग्रेस का उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन गांधी जी को यहां इनका सैन्य रुझान दिख गया, ये कांग्रेस स्वयं सेवक कोर बनाने और उसके कमांडिंग ऑफिसर बनने के हिसाब से। तो इसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसको कलकत्ता में बड़ी जबरदस्त तरीके से इन्होंने नेतृत्व दिया। तो ये गिरफ्तार कर लिए गए नेताजी। तो नेताजी के बारे में कहा जाता है कि नेताजी कुल 11 बार जेल गए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेताजी गिरफ्तार हुए, और इनकी लोकप्रियता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जेल से ही नेताजी ने पर्चा भरा, और 1930 में कलकत्ता नगर पालिका के अध्यक्ष यानी मेयर यानी महापौर नेताजी बोस चुन लिए गए। तो एक तो अस्वस्थता थी जेल में नेताजी को, और दूसरी बात यह कि अब जनता ने इनको अध्यक्ष चुन दिया जेल से ही, तो इनको मजबूरन अंग्रेजों ने
बाहर कर दिया जेल से। लेकिन आगे जाकर के फिर इनको जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया 1932 में। फिर उसी वर्ष नेताजी, उसका जिक्र मैंने नहीं किया, कितना बात बनाएंगे, हम लोगों को बहुत बात करनी है, नेताजी ने बहुत काम किया है। तो फिर दूसरी बार 32 में जब डाले तो उसी वर्ष छोड़े, और कई शर्त नेताजी के ऊपर अंग्रेजों ने रखा कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, और जेल से रिहा कर दिया। और ये कहा गया कि अब नेताजी जो है इसके बाद यूरोप चले जाए, और वहीं पर इन्होंने अपना इलाज कराया, यूरोप चले गए। और लगभग 23 से 36 तक नेताजी, सॉरी 33 से 36 तक, 23 नहीं 33 से 36 तक नेताजी, 1933 से 36 तक नेताजी यूरोप में रहे। इसी दौरान नेताजी ने यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए यूरोप में जनमत तैयार किया। और इसी दौरान नेताजी ने समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को नजदीक से देखा और उनसे प्रभावित हुए। इसके अलावा इन्हीं वर्षों में नेताजी ने यूरोप की पॉलिटिक्स को करीब से देखा और समझा। तो ये सारे काम नेताजी बोस ने इसी दौरान किए। और एक काम और इन्होंने किया, अपनी होने वाली भविष्य में पत्नी एमिली सेंकल से 1934 में मिले नेताजी। यहां 2 तारीख है, 37 लिखा है, 37 में तो इन्होंने विवाह किया, मिले ये 1934 में ऑस्ट्रिया में उनसे मिले, डॉक्टर माथुर के घर पर मिले, जो कि ऑस्ट्रिया में एक भारतीय फिजिशियन थे, उनके घर पर मिले। और दोनों लोगों के बीच क्या हुआ 1934 में, और जाकर के 37 में नेताजी विवाह बंधन में बंध गए एमिली सेंकल के साथ। तो 34 में मिले और 37 में इन लोगों का विवाह हुआ। और 42 में नेताजी बोस की पुत्री अनीता बोस का जन्म हुआ। तो यहां एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे जाकर के एक दल बनाएंगे नेताजी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि आज भी अस्तित्व में है, जो कि आज भी चुनाव लड़ता है। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का यह कहना है कि नेताजी बोस ने कोई शादी नहीं की थी और न ही नेताजी बोस की कोई पुत्री है। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक के इस बात के को एक तरफ रख दे तो अनीता बोस कभी कभी भारत आती है और पूरे बंगाल में लोग उनके पैरों पर झुक जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और लोग ये कहते हैं कि इनके अंदर जो है हमें नेताजी बोस दिखते हैं। तो ये दोनों बात आप जान लीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसा नहीं मानता है, लेकिन और उनके घर परिवार के सारे लोग जो है इस बात को मानते हैं। तो इसी दौरान 1935 में इनकी लिखी किताब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये किताब हालांकि पहले लिखी गई थी, लेकिन 1935 में जो है ये पब्लिश होने के लिए गए, और उसके बाद इस पर जो है अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अब नेताजी की लोकप्रियता को आप इस बात से भली भांति समझ सकते हैं कि 3-4 वर्ष यूरोप में रहे नेताजी बोस, उसके बावजूद 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी बोस अध्यक्ष चुन लिए गए। और बड़ा जबरदस्त स्पीच यहां पर नेताजी बोस ने दिया। कहा जाता है कि राजनीतिक व्यक्तियों के लिए शायद वैसा स्पीच न कभी किसी ने दिया और न कभी कोई दे पाएगा। जबरदस्त। और यहीं पर नेताजी बोस ने अपने भाषण के दौरान कहा, कल मैंने पूरा डाउनलोड किया था, पढ़ने का प्रयास कर रहा था, इंग्लिश में था, बहुत ज्यादा समय लगता था तो आधा ही पढ़ पाया, है ना। ये भाषा के साथ समझ रहे हैं ना कैसे खिलवाड़ हुआ। आप कितना अच्छा बोल सकते हो वो अलग बात है, लेकिन अनुवाद करके पढ़ना पड़ता है, थोड़ी स्पीड प्रभावित हो जाती है। हिंदी रहता थोड़ा स्पीड तेज रहती है, तो हो सकता है पूरा पढ़ लिया होता। तो अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि एक अहिंसक आंदोलन के लिए भी एक सेना, एक संगठन और एक मशीनरी चाहिए। एक सेना, एक संगठन और एक मशीनरी चाहिए। और गांधी जी, ऐसे गांधी जी ने कहा कि ना 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 ना, ये तो वर्षों की मेहनत से पाले पोसे हुए मेरे अहिंसा और सत्याग्रह के विचार का सत्यानाश कर देंगे। अध्यक्ष तो ये बन गए। तो इसी दौरान 1938 के दौरान यूरोप में युद्ध के बादल घिरने लगे थे। नेताजी बोस का कहना था कि यही वो समय है जब अंग्रेजों पर दबाव डाला जाए और ज्यादा से ज्यादा मांगे मनवाई जाए। गांधी जी का कहना था कि नहीं, आगे देखते हैं, युद्ध छिड़ जाएगा, उसके बाद सरकार जिस प्रकार से आगे बढ़ेगी उस प्रकार से हम देखेंगे, सरकार की मर्जी जिस तरीके से होगी। नेताजी इस बात से नाराज थे। फाइनली 1939 में नेताजी ने कहना शुरू कर दिया कि अब एकदम समय आ गया है, एक चैलेंज कर दीजिए कि या तो अंग्रेज देश को स्वतंत्र कराएं और या एक सशक्त असहयोग या सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार है। इसके विपरीत गांधी जी वगैरह जो है ये मानते थे कि जब दुश्मन उस परिस्थिति में है तो उसके विरुद्ध जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर मैं आपको 2 लाइन में गांधी जी की विचारधारा और नेताजी की विचारधारा को समझाना चाहूंगा और दोनों में अंतर बताऊंगा। इन दोनों विचारधाराओं में जो मूल अंतर था वो ये था कि नेताजी बोस ये कहते थे कि हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, भारत माता को आजादी दिलाना, देश को स्वतंत्र कराना, शोषणकारी ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। ये तो बहुत पवित्र लक्ष्य है। अब फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गोली चलाना हो, बम चलाना हो, आंदोलन करना हो, हाथ जोड़ना हो, जो भी करना हो हमें करना चाहिए। ये नेताजी। गांधी जी कि नहीं, लक्ष्य तो पवित्र हो ही हो, बिना लक्ष्य पवित्र किए तो आप करेंगे नहीं, लेकिन लक्ष्य पवित्र तो हो ही, उसके साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी जो है पवित्र होना चाहिए। नेताजी कहते थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, साधन नहीं। उस लक्ष्य को प्राप्त हम किसी भी तरीके से कर लें, हाँ लक्ष्य पवित्र होना चाहिए नेताजी। लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, दोनों पवित्र होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि नेताजी बोस और गांधी जी में जो लड़ाई थी वो थी लक्ष्य बनाम साधन। ठीक है। तो अब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। नेताजी, अब तक नेताजी बोस कांग्रेस की पहली पसंद बन चुके थे। तो 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में भी इन्होंने अपनी अध्यक्षता की बात रखी। हालांकि नेताजी के समर्थन में बहुत से लोग थे, लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि नेताजी बोस
अब कांग्रेस के अध्यक्ष न होने पाए, क्योंकि उनको डर था कि ये दूसरे रास्ते पर इसको लेकर के चले जाएंगे। तो गांधी जी ने हमेशा, जैसा कि मैंने एक लेख के जरिए आपको बताया भी था, कि गांधी मास्टर पॉलिटिशियन थे, महान राजनेता, मास्टर प्रोपोगेंडिस्ट थे, महान प्रचारक, और मास्टर मैनिपुलेटर थे, अपनी बात मनवा लेने वाला। तो जो आप ये समझते हैं कि गांधी केवल साधु थे, तो ऐसा नहीं। गांधी से बड़ा राजनेता कोई नहीं हुआ, गांधी से बड़ा प्रचारक कोई नहीं हुआ, और गांधी से बड़ा मैनिपुलेटर कोई नहीं हुआ। तो गांधी जी उन सभी व्यक्तियों को कांग्रेस में आगे नहीं बढ़ने देते थे जो उनकी विचारधारा को न मानता। तो उनकी विचारधारा का मतलब वो अपने लाभ के लिए नहीं, उनकी विचारधारा सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, जो इससे अलग राह पर चलता हुआ दिखता था उसको नेता बनने नहीं देते। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको समझिएगा। गांधी जी ने सत्य अहिंसा के विचार को पाला पोसा था, और चाहे आप लाख गांधी जी की बुराई कर लें, लेकिन एक बात आपको यह माननी पड़ेगी ही कि गांधी जी ने जिस बात को लोगों के सामने रखा, जिस विचार को ओढ़ा, उस विचार को मरते दम तक नहीं छोड़ा। यह बहुत बड़ी बात, और राष्ट्रीय राजनीति में उनके योगदान को देश कभी भी नकार नहीं सकता। तो उनका विरोध मतलब सत्य अहिंसा का के रास्ते से जो अलग जाए उसको वो जो है आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे कांग्रेस के अंदर। ठीक है, तो अब आते हैं गांधी जी बनाम नेताजी। नेताजी ने गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराया। तो गांधी जी ने स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने नेताजी बोस के विरुद्ध खड़ा कर दिया, और एकदम स्पष्टता यह दिख रहा था कि एक तरफ गांधी जी लड़ रहे हैं, एक तरफ नेताजी बोस लड़ रहे हैं। उस समय के राजनीति में गांधी जी के विरुद्ध लड़ना, यह सोचना ही बहुत बड़ी बात थी, और सामने सामने लड़ना तो अकल्पनीय। लेकिन नेताजी बोस ने गांधी जी की इस चुनौती को स्वीकार किया, और 1580 वोट इस चुनाव में प्राप्त किया, और 1377 वोट मिला पट्टाभी सीतारमैया जी को, और नेताजी बोस ने 203 वोट से यह चुनाव जीत लिया। तो हालांकि एक बात समझ लीजिए, यहां ये कांग्रेस के अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुना जाता था। इसका निर्वाचन इस तरह से वोट की गिनती से नहीं होता था, जनरली, रेयरली हो जाए तो हो जाए। यहां पर चुनाव हुआ, प्रॉपर वोट की गिनती हुई, उसके बाद नेताजी चुन करके आए। तो इस निर्वाचन में नेताजी की मदद जो है एक तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता ने की थी, जिसका नाम था पीएम थेवर, यानी पी माथु राम लिंगम थेवर। तमिलनाडु के नेता थे, बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक से वो जुड़े। इसके बाद तो नेताजी ने चुनाव जीत लिया। लेकिन चुनाव तो नेताजी ने जीत लिया, लेकिन कांग्रेस में ज्यादातर गांधी जी के भक्त थे, उनके शिष्य थे, उनके समर्थक थे। तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी, जो कि कार्य करती थी, जिसके बिना सहयोग के अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कांग्रेस की कार्यकारिणी जो कि थी 14 सदस्य, जिसके 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया इनके विरोध। 14 में से 12 ने इस्तीफा दे दिया। नेहरू तटस्थ बने रहे। तो गांधी जी के प्रति कभी भी नेताजी के मन में वैमनस्य नहीं रहा, और आगे जाकर के जब ये कोहिमा और इंफाल पर अटैक होगा तो उससे पहले जो है ये गांधी जी को संबोधित करेंगे और कहेंगे कि भारत की अंतिम स्वतंत्रता के इस लड़ाई में राष्ट्रपिता हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो उनसे तो नहीं, लेकिन नेहरू से बात यहां से बिगड़ गई। साथ ही साथ इन लोगों ने बहुत वर्षों तक काम किया था, और इस समय जो है नेहरू जी लगे स्ट्रेटेजी बनाने लगे, जो है इस चीजें करने। नेताजी की तरफ खुल करके आए नहीं। तो नेताजी बोस से यहां से वो चीज रही, हालांकि इनकी वाइफ नेहरू जी की, और उनको छोड़ करके आ गए थे, वो सारी बात है इन्होंने किया। हालांकि कभी भी विचारों के आधार पर इन लोगों का मतभेद रहा, तो मत का भेद रहा, मन का भेद इन लोगों के बीच कभी नहीं रहा। निश्चित रूप से बड़े सोच के लोग थे सारे लोग, चाहे गांधी जी रहे, चाहे नेताजी रहे, चाहे नेहरू जी रहे। तो गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारी समिति का सहयोग, काफी प्रयास, नेताजी ने काफी प्रयास किया, लेकिन गांधी जी एकदम तैयार ही नहीं थे। गांधी जी ने कहा कि आप नई कार्यकारिणी बना लीजिए और काम करिए, लेकिन नेताजी बहुत समझ गए थे कि काम हो नहीं पाएगा, गांधी जी विरोध में हो गए, काम नहीं हो पाएगा, और इसलिए मजबूरन नेताजी ने त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष से, और 23 जून 1939 को नेताजी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। तो इसी दौरान जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को, और पोलैंड पर आक्रमण जर्मनी के करते ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और 1 सितंबर 1939 से हम मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो अब इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन के साथ किस प्रकार का भारतीयों का व्यवहार हो, यानी युद्ध में उसके साथ ब्रिटेन के साथ सहयोग किया जाए या असहयोग किया जाए या चुपचाप रहा जाए, क्या किया जाए, इसको लेकर के कई स्वर सुनाई दिए। तो सबसे पहला स्वर गांधी जी का सुनाई दिया। गांधी जी ने कहा कि मित्र देशों के प्रति मुझे सहानुभूति है। तो स्पष्टता गांधी जी ने कहा। एक चीज यही रुक करके मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको जो है गांधी जी का विपक्ष समझ में आ जाए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा आरोप हिटलर पर लगा दिया गया। यह कहा गया कि जर्मनी का जो हिटलर है यह पूरी दुनिया में इंपायर बिल्डिंग करना चाहता है, साम्राज्य बनाना चाहता है, और इसीलिए युद्ध लड़ रहा है, और यह चाहता है कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया जाए और वहां सैन्य शासन थोप दिया जाए। तो हिटलर से पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक सरकारों को खतरा है, यह सबको गुलाम बनाना चाहता है। और उस लिहाज से देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आमंत्रित करने वाला हिटलर ही है। इसी की जो इंपायर बिल्डिंग करने की, साम्राज्य बनाने की इच्छा है, उसी ने अंततः सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर दुनिया को ढकेल दिया। तो ये लोकतांत्रिक देशों पर जो है अपना इंपायर बनाना, इस तरह की बात थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो हम बड़े विस्तार से इस पर बात करेंगे। तो सारा आरोप इस पर थोपा गया, और इसलिए हिटलर की तुलना में, जर्मनी की तुलना में, जापान की तुलना में ब्रिटेन और फ्रांस को अच्छा कहा गया, और कहा गया कि ये लोकतांत्रिक सरकारें जो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रही है विश्व युद्ध, और हिटलर पूरी दुनिया पर सैन्य शासन, नाजीवाद, फांसीवाद को स्थापित करने के लिए लड़ रहा है, प्रजातंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, मानव अधिकारों के खिलाफ है। तो इस प्रकार से यह कहा गया कि ये जो लोग हैं ये अच्छे हैं, और हिटलर जर्मनी, जापान
और इटली, ये पूरे, ठीक है, एक टॉप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हमारी यही। तो गांधी जी ने यही कहा और आगे उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक देश हैं, ये हिटलर का नेतृत्व स्वीकार कर चुके निरंकुशतावादी देशों से बहुत अच्छे हैं, यानी ये लोग। अब नेताजी ने बड़ी स्पष्ट बात इस पर कही। नेताजी ने यह कहा कि ये दोनों साम्राज्यवादी हैं, ये कोई लोकतंत्रवादी नहीं है। ये ब्रिटेन और फ्रांस भी पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बनाए हुए हैं, ये साम्राज्यवादी है, ये लोकतंत्र की बात कर रहा है, ये भारत को गुलाम बना कर रखा है। तो दोनों साम्राज्यवादी, अगर हिटलर साम्राज्यवादी है, अगर हिटलर इंपायर बिल्डिंग कर रहा है, तो ये फ्रांस और अंग्रेज तो ये पहले के ही साम्राज्यवादी है, ये तो नया नया हो रहा है, ये तो पहले से ही ऐसा कर रहा है। तो दोनों। और एक चीज भैया समझ लीजिए, कोई लोकतंत्र बचाने के लिए और ये सब बातों के लिए नहीं लड़ रहा है, एक उपनिवेश बनाने के लिए लड़ रहा है, एक अपना उपनिवेश बचाने के लिए लड़ रहा है। तो ये जो ब्रिटेन और फ्रांस और सारे मित्र राष्ट्र लड़ रहे हैं, अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए लड़ रहा है, वो उपनिवेश बनाने के लिए। तो इस भ्रम में मत पड़िए कि कौन अच्छा कौन खराब, हमारे लिए दोनों खराब। स्पष्ट सुनिए, हमारे लिए दोनों खराब, या हमारे लिए जो है दोनों का कोई मतलब नहीं। तो हमको क्या करना है? तो हमको बस एक काम करना है कि अंग्रेजों की परेशानियां ही हमारे लिए मौका है, और इसी समय एक सविनय अवज्ञा आंदोलन तगड़ा देश में चलाइए और इन अंग्रेजों को जो है कई मोर्चों पर घेर दीजिए। उधर हिटलर तो इनको पीट ही रहा है, अब अंदर से भी आप जो है एक आवाज उठाइए और इनको उठा करके बाहर फेंक दिया जाए, यही समय है। यह नेताजी का पक्ष था। नेहरू ने कहा कि फांसीवाद और लोकतंत्र में स्पष्ट अंतर है, और ये जो फ्रांस है, ब्रिटेन है, पोलैंड है, तत्कालिक बात हो रही है, अभी युद्ध शुरू हुआ है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, पोलैंड है, इनका पक्ष न्यायोचित है, इनके ऊपर जबरदस्ती हमला थोपा गया है। हालांकि पोलैंड पर तो सही भी है, लेकिन इंग्लैंड जिस भी गुट में शामिल हो जाता है तो उस गुट के प्रति प्रेम हो ही नहीं पाता है, तो इनका पक्ष न्यायोचित है। लेकिन ये ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ये भी तो साम्राज्यवादी देश ही हैं, इन्होंने भी तो साम्राज्य बनाया है। तो इसलिए हमें दोनों में से किसी का साथ नहीं देना चाहिए तब तक जब तक कि देश को स्वतंत्रता न मिल जाए। अगर मिल गया विश्व युद्ध में स्वतंत्रता, तो आजाद भारत की सरकार तय करेगी कि हमको क्या करना है, अभी नहीं। तो हमको क्या करना है? हमको ना तो ब्रिटेन का समर्थन करना है और ना ही कोई आंदोलन करना है। तो क्या करना है? चुपचाप बैठना है और तमाशा देखना है। ये नेहरू जी का, ये तीन बातें आपको स्पष्ट हो गई। थोड़ा मैंने पहले पार्ट में छेड़ा था, लेकिन टॉप लेवल पर बात करके मैं रुक गया। ये आपको पूरा समझ में आ गया इन लोगों का पक्ष क्या था। तो अब कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया और उसने पहले ही अपने क्लास में कहा कि नाजीवाद और फांसीवाद की निंदा की जाती है, यानी इटली जर्मनी की निंदा की जाती है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भारत ऐसे किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा जो प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि भारत ऐसे किसी युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा जो प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे ही स्वतंत्रता से वंचित रखा गया हो। तो भाई भारत ऐसे युद्ध में कैसे शामिल होगा? ब्रिटेन कह रहा है कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं और भारत को तुमने गुलाम बना के रखा है, तो ये क्या मजाक कर रहे हो? और सुनो तीसरा प्रस्ताव, और सुनो, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जो है सच में लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो भारत को स्वतंत्रता दे दीजिए, ये करिए ना, तो ये बात हो गई। लेकिन इन सब बातों के विपरीत जाकर के भारतीय विधानमंडलों से बिना इजाजत लिए हुए, कांग्रेस से बिना पूछे हुए, भारतीय जनमानस की राय को बिना जाने हुए उस समय का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के साथ युद्धरत है, यानी भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है। वायसराय लिनलिथगो की घोषणा, भारत भी WW सेकेंड का हिस्सा है। तो इस पर हम एक बार फिर से आएंगे, बात करेंगे। इसके विरोध में कांग्रेस ने जो कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, विरोध इसका किया। तो अब एक बात यह हुआ कि जब 1939 में भारतीयों की मर्जी के विरुद्ध लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को भी विश्व युद्ध में खींच लिया, ठीक है, ये इतना मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे कि ये जो रक्षा वगैरह था, ये तो वायसराय के ही अधीन आता था और अंग्रेजों की सरकार थी, उन्हीं के पैसे से सेना चलती थी, उन्हीं का राज था। तो बस एक ये बात थी कि भाई अब धीरे धीरे करके भारतीयों को अधिक अधिकार मिल रहे थे, उत्तरदायी सरकारें जो है राज्यों में बन गई थी, प्रांतों में बन गई थी। तो ये था कि विधानमंडलों में, हालांकि सेना कोई भारतीय नेता की बात थोड़ी सुनने वाली थी, वो तो अंग्रेजों की बात सुनने वाली थी, अंग्रेजों की सेना थी, हालांकि भारत के लोग थे, ठीक है, इतनी बात आप समझते होंगे। तो अब एक बात यह है कि जब बिना भारतीयों की मर्जी के 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के साथ युद्धरत है, यानी भारत भी सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन चुका है, तो तुरंत जनसंघर्ष क्यों नहीं छेड़ा गया? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नेताजी का पक्ष आपको समझाना चाहता हूं, और उसी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी क्या क्या हो रहा था वो भी मैं समझाते हुए चल रहा हूं, ये समझिएगा। और इसलिए पॉइंट टू पॉइंट मैं बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। तो इसमें कांग्रेस ने जो है क्या कहा उसको समझ लीजिए, फिर नेताजी ने क्या कहा उसको समझ लीजिए, ताकि जो है समझ में आ जाए, उसके बाद हम बड़े तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस ने जनसंघर्ष न शुरू करने का जो पहला कारण दिया वो ये कहा कि मित्र राष्ट्रों का पक्ष जो है न्याय संगत है। सेकंड वर्ल्ड मित्र राष्ट्रों का पक्ष क्या है? न्याय संगत है। दूसरी बात यह है कि अभी भारत में जो है सांप्रदायिक तनाव बड़े चरम पर है, और अगर हम इस तरह का कोई जो है अवज्ञा आंदोलन छेड़ते हैं तो हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, एकता तो है नहीं और दंगे की भी संभावना हो सकती है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो संगठन है वो इस समय मजबूत नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, जनसंघर्ष नहीं छेड़ सकते। चौथी बात इन्होंने कही, हालांकि जो नरम पत्थर रहे वो हमेशा ये कहते रहे कि जनता संघर्ष के लिए तैयार नहीं, ये चौथी बात। तो इसलिए हम कोई भी आंदोलन इस समय नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हम पहला काम करेंगे कि संगठन को मजबूत बनाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? तो जनता को तैयार करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे कि जो बची खुची उम्मीद है उसमें हम ये उम्मीद करेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम हो जाए, कम से कम दंगे तो ना हो। और ये जब हो जाएगा तीनों चीजें, तो हम चौथी चीज ये करते रहेंगे, और चौथा काम ये करते रहेंगे बातचीत करेंगे, और हम ये बताएंगे जनता को कि देखिए हमने बड़ा मौका दिया इनको बातचीत करके, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। तो इतना काम करेंगे। अब नेताजी बोस प्लस फॉरवर्ड ब्लॉक प्लस सोशलिस्ट प्लस कम्युनिस्ट, यानी कुल मिला जुला करके पूरे वामपंथी समूह ने जो बात कही उसको समझिए।
इन्होंने पहली बात कही कि अंग्रेजों की परेशानियां ही हमारे लिए मौके हैं, तो अब इससे अच्छा मौका क्या आएगा? उधर हिटलर पीट रहा है, इधर से आंदोलन करिए भैया, एकदम करिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप झूठा कर रहे हैं कि जनता तैयार नहीं, जनता एकदम तैयार है, जनता तो ये खोज रही, कोई नेतृत्व करे, कोई आंदोलन शुरू हो, एकदम जनता तैयार है, आजादी हो पाने के लिए जनता तैयार है, एकदम भ्रम में मत रहिए, जनता तैयार है, जनता लड़ेगी। तीसरी बात इन्होंने कही कि देखिए मैं मानता हूं कि सांप्रदायिकता देश में मौजूद है और जो है कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, ये दोनों परेशानियां हैं, लेकिन एक बार अगर जन संघर्ष शुरू हो गया तो ये दोनों परेशानियां उस जन संघर्ष के बहाव में खत्म हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, आप संघर्ष शुरू तो करिए, ये बात। और अगर अब नेताजी ने फाइनल कॉल किया कि अगर आप ये नहीं करेंगे कांग्रेस से तो हम लोग कांग्रेस के बाहर जाकर के ये काम करेंगे। हालांकि नेताजी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इनका सहयोग उस प्रकार से नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इतनी बात जो है हमने समझ ली। अब इसको बड़े शार्ट में भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये सारी बातें आपको बता दूं, ठीक है। तो अब तो कांग्रेस जो करे वो करे। नेताजी ने यह तय किया कि एक सविनय अवज्ञा जो है हमको करना है, और इसी क्रम में जो है कलकत्ता में ब्लैक होल स्मारक था, उसको ढाने के लिए इन लोगों ने मार्च किया, और उसी समय अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि इस क्रूशियल समय में नेताजी बोस को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, ये गड़बड़ करेंगे, और इसलिए अंग्रेजों ने नेताजी को जेल में डाल दिया। हालांकि नेताजी की जब तबीयत खराब हो गई और नेताजी ने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी अंग्रेजों को, तो अंग्रेज डर गए और इनको इनके घर पर ही उन्होंने नजरबंद कर दिया कि जेल में मर जाएंगे तो देश की जनता भड़क जाएगी, और नेताजी के घर पर सीआईडी का पहरा लगा दिया गया, ठीक है। इस दौरान तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंच चुका था और जर्मनी जबरदस्त तरीके से ब्रिटेन को पीट रहा था। तो यहां कि जो वायुसेना थी लुफ्तवाफ्fe जबरदस्त तरीके से बम पटकना शुरू कर दिया था। तो अब नेताजी घबरा रहे थे कि अरे इस क्रूशियल समय में मैं जो है घर में सो करके आराम करूं, ये ठीक नहीं है, यही तो मौका है जबकि हमें देश को आजाद करा लेना चाहिए, और ऐसे घर में पड़े पड़े रहने से तो नहीं होगा, क्योंकि नेताजी का मानना था कि जर्मनी इस युद्ध में जीतेगा, पहली बात। दूसरी बात, नेताजी को यह उम्मीद थी कि अगर यह मौका हमने गवा दिया तो 100 वर्ष बाद तक हमें मौका नहीं मिलेगा देश को आजाद कराने के लिए। तो आगे देखिए, विश्व युद्ध रूपी मौके को भारत की आजादी में बदलने को नेताजी तैयार। 17 जनवरी 1941 को रात में 1:30 बजे अपने भतीजे शिशिर बोस की मदद से नेताजी बोस अपने घर से निकल गए। मैंने सारे पहरे को धक्का बताते हुए चुपके से वो पूरा घटनाक्रम जो है कहीं आप पढ़िएगा, तो बहुत बात हमने कर लिया तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं आपको। तो जियाउद्दीन के गेटअप से नेताजी निकले और इनके भतीजे शिशिर बोस ने, इनके भैया की कार थी जो 4 वर्ष पहले इससे खरीदी गई थी 1937 के आसपास, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये लोग बहुत धनी थे। हालांकि उस जमाने में अगर किसी गांव में साइकिल खरीद के आ जाती थी तो लोग देखने के लिए आते थे, उस जमाने में लोगों के पास कार था, ये मैं बता। तो उसी कार से इनके भतीजे शिशिर बोस ने इन्हें गोमोह रेलवे स्टेशन बिहार में छोड़ा, और वहां से फिर नेताजी बोस ने फ्रंटियर मेल पकड़ा और वहां से नेताजी पहुंचे पेशावर अकबर शाह के पास, जो कि अकबर शाह एक कार्यकर्ता थे फॉरवर्ड ब्लॉक के। तो वहां पर पहुंचे पेशावर, और अकबर शाह ने ही पेशावर में भेंट कराई नेताजी बोस की कीर्ति किसान पार्टी के एक नेता भगतराम तलवार से, और यह तय हुआ कि यही भगतराम तलवार नेताजी को पेशावर से काबुल पैदल रास्ते से लेकर के जाएगा। तो भगतराम तलवार के बारे में मैं कभी लिखूंगा, लेकिन अभी मैं इतना बस बताना चाहूंगा आपको कि भगतराम तलवार जैसा जासूस शायद दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। भगतराम तलवार एक ऐसा जासूस जिसके ऊपर यह आरोप है कि यह रूस का भी जासूस था, जिसके ऊपर यह आरोप है कि यह इटली का भी जासूस था, जिसके ऊपर आरोप है कि यह जर्मनी का भी जासूस था, जापान और इंग्लैंड का तो था ही। तो कुल मिलाकर के ये पैसे का जासूस था, और जबरदस्त तरीके से इसने जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में काम किया है। सिल्वर इसका जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाम रहा, बहुत जबरदस्त। तो भगतराम तलवार से भेंट हुई, और यही भगतराम तलवार नेताजी बोस को पैदल लेकर के गया काबुल। अब ये समझिए कि ये काबुल जो पैदल रास्ता जा रहा था NWFP या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, ये पूरा पश्तो बोलने वाला इलाका था, और नेताजी बोस को पश्तो भाषा एक अक्षर नहीं आती थी, और इसलिए ये खतरा हो गया कि नेताजी बोस तो पकड़ लिए जाएंगे। और नेताजी के पीछे पीछे हत्यारा दस्ता चल रहा है। घर से निकलने के बाद नेताजी के एक हफ्ते के बाद अंग्रेजों को पता चल गया कि नेताजी बोस निकल चुके हैं, तो अंग्रेजों ने इनके पीछे हत्यारा दस्ता लगाया था। अंग्रेजों की जासूसी बड़ी मजबूत थी, तो ऐसे में पश्तो भाषा अगर ना आए तो दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि गेटअप भी इन्होंने पठान वाला पहना था। तो वहां से जो है ये जियाउद्दीन बनकर के निकले थे अपने घर से, और अब जो है ये भगतराम तलवार बन गया रहमत अली, और नेताजी बन गए उसके चाचा इस रास्ते में जाते हुए। बड़ा खूंखार जंगली रास्ता, उस तरह की जनजातियां आदि तरह की बड़े खतरे थे कुल मिलाकर के। तो यहां पर एक आइडिया ये आया कि नेताजी बोस गूंगे बन जाए, कि नेताजी बोस गूंगे हैं और रहमत अली के चाचा हैं, पठान का गेटअप बन करके नेताजी फिर निकल गए। वहां से भगतराम तलवार के साथ बचते बचाते अंततः नेताजी काबुल पहुंचे, और काबुल में नेताजी को 2 महीने तक लगभग 50 दिनों तक रुकना पड़ गया। वहां पर वो रुके उत्तम चंद मल्होत्रा जी के यहाँ, जो कि एक व्यापारी थे काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी। और यहां पर नेताजी को उम्मीद थी कि चूंकि रूस साम्राज्य विरोधी झंडा उठाए हुए है, और वहां पर जो है तख्ता पलट हुआ जारशाही का, लेनिन की सत्ता आई, उसके बाद जो है एक साम्यवादी सत्ता स्टालिन के नेतृत्व में चल रही है। तो दुनिया में कहीं भी साम्राज्यवाद है तो उसका समर्थन जो है, यानी उसका विरोध और साम्राज्यवाद के विरोधियों का समर्थन रूस निश्चित रूप से करेगा। तो एक उम्मीद थी कि रूस से मदद मिलेगी नेताजी को, लेकिन यहां पर जाने के बाद पता चला कि रूस ने किसी भी प्रकार की मदद जो है नहीं दी, कोई बातचीत नहीं हो पाई। और अंततः जो है इटली के दूतावास और जर्मनी के दूतावासों ने, जो काबुल में थे, उन्होंने नेताजी बोस की मदद की, और फाइनली आर्लेंडो मेजोटा के नाम से एक पासपोर्ट बना, जो कि एक इटालियन नागरिक नकी, तो उनके नाम से पासपोर्ट बना, और वहां से उस पासपोर्ट के से वो नेताजी मास्को पहुंचे, मास्को से नेताजी रोम पहुंचे, रोम के रास्ते नेताजी जर्मनी पहुंचे। तो फाइनली ये बताया जाता है कि 28 मार्च को नेताजी पहुंच गए थे, कुछ लोग कहते हैं कि अप्रैल में पहुंचे थे 1941 में, ठीक है। तो नवंबर 1941 में नेताजी बोस ने जर्मनी की मदद से मुक्त भारत केंद्र और मुक्त भारत रेडियो की स्थापना की। तो भारत के समर्थन में हमेशा इस रेडियो से नेताजी बोलते रहे। जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों को लेकर के, तो जो उत्तरी अफ्रीका वगैरह के मोर्चे पर जर्मनों ने भारतीय युद्धबंदियों को पकड़ा था लड़ते हुए, उनको लेकर के नेताजी ने 4000 इसमें सैनिक थे, एक बनाया जो है सेना फ्री इंडिया लीजन, ठीक है, मुक्त भारत गठबंधन, लीजन यानी गठबंधन, 4000 सैनिक थे।
इनसे भी किस प्रकार से बात हुई, ये भी गजब का था जो है। तो जो भी इस पक्ष से, जर्मनी के पक्ष से जाता था बात करने के लिए भारतीय ही, तो इनको ये लोग गद्दार कहते थे। नेताजी को भी ये सलाह दी गई कि इनसे अगर आप बात करने जा रहे हैं, ये प्लान समझाने के लिए कि हम लोग ब्रिटेन को भगाएंगे, हम लोग युद्ध लड़ेंगे, ये वगैरह, तो ये लोग सीधे सीधे कहते थे कि तुम लोग हम गद्दार हो, क्योंकि ये लोग तो जाट पंचम की कसम खाए थे ब्रिटेन के राजा के। भारतीयों की यही सबसे बड़ी दिक्कत की हमेशा कहते थे कि मैंने नमक खाया है, उसके नमक के साथ मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, इस तरह की बात आती थी ना। लेकिन पता नेताजी ने इनको समझाया, लोगों ने कहा कि इनसे मिलने जा रहे हैं, सुरक्षा लेकर के जाइए, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाएगा। लोगों ने स्पष्ट करना शुरू कर दिया, करें तुम लोग ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ते हो तो तुम लोग गद्दार हो, ऐसा क्या करेंगे। तो नेताजी ने समझाया, तो फिर जो है ये लोगों को बात समझ में आई और सारे लोग खड़े हो गए भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए। तो ये भी बात है कि गाइड करने वाला कोई उस तरह का नहीं था, नेताजी ने गाइड किया, तो ये लोग तैयार हो गए। और कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले उन्हें नेताजी कहा। कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर ने उनको नेताजी कहा, कुछ लोग ये बताते हैं कि सिंगापुर में उन्हें पहली बार नेताजी कहा गया, जो भी ठीक है। तो जर्मनी भारतीय युद्धबंदियों को लेकर फ्री इंडिया लीजन का गठन, लगभग 4000 सैनिक। इसी दौरान 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया और लगभग मलाया से लेकर वर्मा तक का पूरा जो क्षेत्र था उस पर जापान ने अपना कब्जा कर लिया। तो जापान का एक ये था कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का आधिपत्य स्थापित करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान बहुत बड़ी शक्ति था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिंगापुर बहुत बड़ी चौकी थी अंग्रेजों की, बहुत बड़ा बंदरगाह था अंग्रेजों की, बहुत ज्यादा सेना यहां रखी गई थी और 10 दिन में इन सारे लोगों का काम तमाम करके फेंक दिए। जो अंग्रेज जो बहुत मजबूत बनते थे, जापानी उनको ऐसे उड़ा देते थे। जबरदस्त पावर था जापान जो है। इस पर एक लेख मैंने लिखा है, हालांकि सभी पहलुओं पर तो नहीं लिख पाया, लेकिन लिखा पढ़िएगा द स्टडी के फेसबुक पेज पर। तो 15 फरवरी 1942 सिंगापुर पर जापानी कब्जा अंग्रेजों के संपूर्ण था। इसी में हालांकि ये फ्लो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन एक घटना थी जो महत्वपूर्ण है, वो भी मैंने लिख दिया कि नेताजी की पुत्री अनीता बोस का जन्म हुआ 29 नवंबर 1942 को। इसीलिए तारीख मैंने नीचे लिख दी है ताकि जो है आपको कनेक्ट हो। ये पूरी बात बताया था मैंने एमिली सेंकल से नेताजी का भी बात, तो नेताजी की पुत्री अनीता बोस का इसी दौरान जन्म हुआ, ठीक है। तो अब यहां ये समझिए कि जब रूस पर जर्मनी ने अटैक किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। किसी को पता नहीं था कि हिटलर किस तरह की बात सोचता है। तो कई लोगों को यह लग गया कि अब हिटलर फंस गया। लोग आशंकित हो गए कि हिटलर हार जाएगा, लेकिन हिटलर यह कह रहा था कि जाड़ों की शुरुआत से पहले ही मैं जीत लूंगा रूस को, और ऐसा हो नहीं पाया और रूस में जाकर के जर्मन सेनाएं फंस गई। यह बात हिटलर नेताजी को स्पष्ट दिखने लगा और नेताजी को यह समझ में आने लगा कि अब हिटलर नहीं जीत पाएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में। एक बात। दूसरी बात यह थी कि नेताजी को यह समझ में आ रहा था कि हिटलर शायद ही सेना वगैरह बना करके भारत पर नेताजी के नेतृत्व में आक्रमण करे, जो कि जैसा ये चाहते थे, तो शायद ऐसा हिटलर न करे। और हिटलर जो है केवल एक प्रचार तंत्र के रूप में जो है भारत का उपयोग करना चाहता है कि भाई तुम लोग कह रहे हो कि हम साम्राज्यवादी हैं, हम साम्राज्यवादी हैं, भारत को तुम लोग गुलाम बना करके रखे हो, तो केवल भारत का सहयोग लेकर वो अपना प्रोपेगेंडा जो है चलाना चाहता था, प्रचार। ये भी बात समझ में आ रही थी। और जब फाइनली जो रही सही उम्मीद थी, वो भी जब इन्होंने देखा कि इसकी सेनाएं फंसने लगी, तो अब ऐसा भविष्य में हो पाएगा, इस पर भी शंका होने लगी। तो कई कारण, और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह हो गया कि ये जो है सिंगापुर पर जो जापानी कब्जा हो गया, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जो जापान का कब्जा हो गया, तो नेताजी को यह समझ में आ गया कि दक्षिण पूर्व एशिया में रह करके बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। यह भी मैं कारण बता रहा हूं कि अब ये क्यों जापान आ रहा है, ठीक है। तो यह भी कारण था। तो मई 1942 में हिटलर से नेताजी की मुलाकात हुई। नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निर्णय लिया। ये सारी बात मैंने बताई। इसके अलावा एक पक्ष और मैं बताना चाहूंगा, रास बिहारी बोस, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम मारा था, उसके बाद वो जापान में जाकर के बस गए थे और जापान में ही रहकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। तो मार्च 1942 में टोक्यो में और जून 1942 में बैंकॉक में क्रमशः 2 अधिवेशन हुए और इन्हीं दोनों अधिवेशनों के परिणाम स्वरूप IIL यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई, ठीक है। और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने पूर्वी एशिया आने का नेताजी को निमंत्रण भेजा, ठीक है। तो यह भी कारण उसी में हमने जोड़ लिया कि नेताजी क्यों आए। तो फाइनली नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निर्णय लिया और फरवरी से मई तक की इनकी पूरी यात्रा रही। तो फरवरी में ये वहां से चले जर्मन यू बोट यानी पनडुब्बी U-180 से मेडागास्कर पहुंचे, हिंद महासागर में आ गए। मेडागास्कर जो है अफ्रीका के नीचे आ गए, मेडागास्कर पहुंचे और वहां से जापानी पनडुब्बी I-29 द्वारा सुमात्रा की यात्रा इनकी प्रारंभ हो गई। तो एक बात तो यह जान लीजिए कि पूरे विश्व युद्ध में यह एकमात्र घटना थी जब 2 देशों की पनडुब्बियां किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए मिली हुई हो एक जगह पर। एक जर्मनी की पनडुब्बी मिली और एक जापान की पनडुब्बी मिली नेताजी को ले जाने के लिए। तो जापान की पनडुब्बी मेडागास्कर तक लाई और मेडागास्कर से जर्मनी की पनडुब्बी मेडागास्कर तक लाई और आगे की यात्रा मेडागास्कर से जो है जापानी पनडुब्बी में नेताजी ने किया। तो यहां एक चीज पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो पनडुब्बी की यात्रा है, ये बहुत मुश्किल यात्रा मानी जाती है, आसान यात्रा नहीं होती है। और कहा जाता है कि जिसके पास सैन्य परीक्षण न हो, ऐसे व्यक्ति को इतनी लंबी यात्रा करने में जान जाने का भी खतरा रहता है, या हो सकता है कि अस्थायी अस्वस्थता हो जाए। ये सारी चीजें, तो यही सब देख करके कि भाई कैसे कोई व्यक्ति इस तरीके से जा सकता है। तो मतलब नेताजी बोस, मैं एक बार बता रहा हूं, बहुत धनिक परिवार के थे, बड़े सुख चैन का वो लोग जीवन जिए थे और ऐसा व्यक्ति जो है इस तरह का काम करे कि 300-300 मील जो है पैदल चले और उसके बाद इतने लोगों का गेटअप पहने, इतना बेस बनाए, इतना नाम रखे, गूंगा बने, क्या करे, उसके बाद ऐसे ऐसे जाए और उसके बाद फिर इतना बड़ा कर। ये जर्मनी जापान बहुत बड़े देश थे उस समय, इंग्लैंड इनके नाम से कांप जाता था, इतनी ताकत थी इस समय, और वो देश एक गुलाम देश के नेता को अपनी पनडुब्बी पर ढो रहा है। बहुत जबरदस्त करिश्मा का काम है, बहुत जबरदस्त करिश्मा। हिटलर तो कुछ समझता ही नहीं, चाहे उसका कोई भी जो लाभ हो, ये बात समझिएगा। तो इतनी शक्ति कहां से मिल रही थी? अब नौजवान नहीं रह गए थे नेताजी, इतनी शक्ति कहां से मिल रही थी? कोई कैसे इतना काम कर सकता है? तो इसका एक ही उत्तर दिया जा सकता है कि ऐसा काम जो है एक दीवाना व्यक्ति कर सकता है, एक पागल व्यक्ति कर सकता है। जो एकदम दीवाना हो गया ऐसा व्यक्ति कर सकता है, जो पागल हो गया। तो भारत माता के प्रति नेताजी के जो दीवानगी थी, जो पागलपन था, उसी के कारण ये जो है काम संभव हुआ। एक जापानी ने कहा नेताजी के इन सारे कार्यों को देख करके कि जापान में समुराई होते थे, तलवारों से लड़ते थे, कभी-कभी आप टीवी सीरियलों पर देखते होंगे। तो उन्होंने कहा कि उस समय तक समुराई का कांसेप्ट जापान से खत्म हो गया था। तो कहे कि हम जो समुराई के बारे में सुनते हैं और उनके बारे में जब हमको बताया जाता है, तो आज हम नेताजी को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ऐसा व्यक्ति ही रियल समुराई रहा होगा। तो नेताजी बोस रियल समुराई थे, ऐसा मानना था। तो एकदम जो है निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में
सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना बड़े विश्वास से कहा जा सकता है कि भारत माता को आजाद कराने के लिए किसी भी हद तक जाने में नेताजी बोस की बराबरी करना तो दूर, उनके आसपास भी कोई नहीं भटक सकता। ये एक सच्चाई है। तो जर्मन यू बोट से ये पूरा यात्रा फरवरी से मई 1943 में सिंगापुर में आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज, जिसको की बनाए थे एक ब्रिटिश ऑफिसर मोहन सिंह। हम आईएनए वगैरह की बात बड़े विस्तार से अभी करेंगे। तो उसका पुनर्गठन किया गया। ये 50,000 सैनिक थे और ये सैनिक जो है विभिन्न मोर्चों पर जो है जापानियों ने पकड़ा था, तो वही थे। तो अब जो है 2 जुलाई 1943 को नेताजी सिंगापुर पहुंचे। उससे पहले नेताजी बोस 13 जून 1945 को फाइनली जो है 13 जून 1943 को नेताजी पहुंचे टोक्यो और वहां प्रधानमंत्री तोजो से नेताजी ने मुलाकात की। वहां के राजा थे हिरोहितो, तो प्रधानमंत्री तोजो से नेताजी की मुलाकात हुई। 2 जुलाई 1943 को नेताजी सिंगापुर में पहुंचे। 5 जुलाई 1943 को वहां पर जो है पूर्ण चार्ज ले लिया आईएनए का, और 21 अक्टूबर 1943 को जो है स्वतंत्र भारत की प्रावधानिक सरकार गठित हुई, आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद। तो सिंगापुर में इस सरकार का गठन हुआ 21 अक्टूबर 1943 को, जिसका नाम था आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद। बाद में 8 नवंबर 1943 को जापानियों ने जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपना अधिकार कर लिया, अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये दोनों द्वीप समूह मिल गए किसको? तो आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद को मिल गए। और इस नाते से ये जो प्रावधानिक सरकार थी, इसको अपना प्रांत भी मिल गया, और इसीलिए मैंने लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्वतंत्र भारत की प्रावधानिक सरकार जो है बन गई। तो अब पहले ये बनी तो सिंगापुर में। ये सब आप समझते होंगे, कई लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं, फिर मुझे लगता है कि फिर सिविल के लेवल पर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये समझना चाहिए। ये सरकार गठित हुई सिंगापुर में, लेकिन जब अंडमान निकोबार आ गया, इसके पास क्षेत्र आ गया, टेरिटरी आ गई, तो हम उसी की बात करेंगे। तो अंडमान निकोबार जो मिला, तो अंडमान द्वीप का नाम नेताजी ने रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। ठीक है। और ये जो स्वतंत्र भारत की प्रावधानिक सरकार थी आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद, इसको जापान ने अपना समर्थन दिया, इसको जर्मनी ने अपना समर्थन दिया, इसको इटली ने समर्थन दिया, और कुल 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। ठीक है। और इसी दौरान जो है पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी भ्रमण करते रहे। नेताजी लोगों से अपील करते रहे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी का करिश्मा था, बहुत जबरदस्त धन भी मिल रहा था, लोग भी खड़े हो रहे थे जो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय थे, उनके बीच इनका भाषण होता था। औरतें अपने गहने जो वो पहने रहती थी वो आजाद हिंद फौज के नाम पर दे देती थी। तो बड़ा उत्साह इन्होंने जो है जगाया। और फाइनली ये आपको दिख रहा होगा यहां आ गए। मार्च 1944 में आईएनए और जापानी सेना ने कोहिमा और इम्फाल पर हमला कर दिया, जो कि असफल रह गया। तो ये पूरा आईएनए किस प्रकार से बना, किस प्रकार से आक्रमण हुआ, ये आक्रमण क्यों फेल हो गया, ये सब बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि अब हम आईएनए की गाथा पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। अभी जो है पिछले वर्ष भी सवाल आया, तो उसको हम पढ़ेंगे। अभी हम बस इसको जो है कंप्लीट कर रहे हैं नेताजी बोस के रूप में। ठीक है। आईएनए और जापानी सेना कोहिमा और इम्फाल पर हमला, मार्च 1944, आईएनए की हार, आईएनए का समर्पण, सिंगापुर पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा। अब तक जो है धीरे धीरे करके जापान भी सरेंडर कर दिया, उससे पहले जर्मनी कर दिया, तो आईएनए का भी काम खत्म। जापानी हवाई जहाज से नेताजी ने मंचूरिया के लिए उड़ान भरी, तो जापानी हवाई जहाज से नेताजी मंचूरिया के लिए उड़ान भरे। इनको अब उम्मीद आगे जाने की थी। ताइवान के ताई होकू हवाई अड्डे पर कहा जाता है कि इनका हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि क्या सच्चाई है वो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। पता नहीं, हमारी सरकारों को पता है कि उनको भी नहीं पता है, कुछ लोग कहते हैं उनको पता है। तो इसके लिए जो है नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, कई कमेटियां बनी। हमको पता है 1956 में शाहनवाज कमेटी बनी, उसके बाद 1970 में घोषला कमेटी बनी, 1999 में मुखर्जी कमीशन बना, लेकिन अभी तक जो है प्रामाणिक बात जो है निकल करके नहीं आई है। तो हम मानते हैं कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को शहीद हो गए। तो कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नेताजी का पूरा जीवन रहा, उसी प्रकार से उनकी मृत्यु भी रही। लेकिन इतना तो तय है कि नेताजी बोस आज भी जिंदा है उन करोड़ों दिलों में जिनको उन्होंने छुआ। तो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की संपूर्ण गाथा। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय रहते थे, उनके बीच 1920 के दशक से काम शुरू हुआ था। कुछ लीगें बनी थी जो कि ये काम कर रहे थे, यानी उनका संगठन करना, उनके में एकता भरना और उन्हें भारत माता की आजादी के लिए तैयार करना, उनके अंदर राष्ट्रवाद का संचार करना, ये सारा काम हो रहा था। तो दक्षिण पूर्व एशिया में कार्यरत भारतीय स्वतंत्रता लीगें 1920 के दशक से 1940 का दशक। जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें प्रीतम सिंह का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। तो ये काम जो है वहां जो हो रहा था, और उसकी परिणति ये थी कि जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय। जापान में यह काम रास बिहारी बोस जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से किया, और निश्चित रूप से भारत को मदद मिले इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसके लिए भी रास बिहारी बोस जी ने बड़ा काम किया था। लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम मारने के बाद रास बिहारी बोस जी बचते बचाते जापान चले गए थे, और वहीं पर जाकर के जापान में वो बस गए थे, और एक जापानी महिला से उन्होंने विवाह भी कर लिया था। तो जापान में उन्होंने काफी काम खड़ा किया था। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, चाहे नेताजी पहुंचे, उन्होंने ही निमंत्रित किया, तो वो सारा काम बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा रास बिहारी बोस जी का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जापान इस समय जिस नीति पर काम कर रहा था, उस नीति को कहते हैं बृहद पूर्वी एशिया सह-समृद्धि क्षेत्र। बृहद पूर्वी एशिया सह-समृद्धि क्षेत्र, ग्रेटर एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर। तो ये जो जापान की नीति थी, वो ये कहती थी कि पूर्वी एशिया से जो साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों का प्रभाव है, उसे उखाड़ करके फेंक देना है, और वहां पर जो है बृहद पूर्वी एशिया सह-समृद्धि क्षेत्र बनाना है।
हालांकि ये जापान कह रहा था, इसका एक छिपा एजेंडा ये था कि जापान जो है, जो इंपायर बिल्डिंग के कार्य में लगा था, एक तरफ जर्मनी और एक तरफ जापान, तो जापान जो है पूरे पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव जमाना चाहता था और ये पूरा एम्पायर बिल्डिंग का इसका उद्देश्य था। कहा जाता है कि जब इस तरह की नीति आई तो उसमें भारत का स्थान नहीं था, लेकिन जो ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारत में भी जापानियों का इंटरेस्ट जगा और जो जापानी खुफिया एजेंसी थी उसके एक अधिकारी मेजर इवाइची फुजिवारा को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है भारतीयों और मलाइयों से संपर्क करें। उसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई कि जापान का मलाया अभियान, और उस अभियान में सिंगापुर पर जापान ने कब्जा कर लिया। बहुत बड़ी चौकी थी अंग्रेजों की सिंगापुर, जिस पर जो है संपूर्ण अधिकार कर लिया जापानियों ने, और इसके कुछ ही समय बाद तक जापानियों ने मलाया से लेकर के वर्मा तक के पूरे क्षेत्र को जीत लिया। यह फरवरी 1942 में सिंगापुर पर अधिकार जापानियों का हो गया। तो ये जो मेजर इवाइची फुजिवारा काम कर रहे थे भारतीयों के बीच में, मलयों के बीच में, तो ये और मोहन सिंह, इन लोगों ने मिलकर के एक विचार दिया कि जापानी मदद से आईएनए का गठन हो, यानी इंडियन नेशनल एक आर्मी बने। ऐसा विचार जो है मोहन सिंह के दिमाग में आया और उनकी मदद जो है इवाइची फुजिवारा ने किया, यानी जापान ने किया। तो ये जो फौज बनी, इसमें सिपाही वही थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी और जो इन पूरे मोर्चों पर हारी थी। उन्हीं सैनिकों को लेकर के इंडियन नेशनल आर्मी बनी, जिसको कि लीड कर रहे थे ब्रिटिश के अंतर्गत, ब्रिटिश जो सेना थी उसके अंतर्गत जो है पंजाब की जो रेजिमेंट थी उसी के एक अधिकारी जिनका नाम था मोहन सिंह। ठीक है, तो ये भी निश्चित रूप से मोहन सिंह भी युद्ध जापानियों से लड़ते हुए हारे थे, युद्धबंदी थे एक प्रकार से। तो इन्हीं के नेतृत्व में जापानियों ने जो है मदद करके एक सेना बनाई जिसका नाम था आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 40,000 सैनिक थे, कहीं ये बताया जाता है कि इसमें 50,000 सैनिक थे, कहीं ये बताया जाता है कि इसमें 55,000 सैनिक थे। हालांकि हमने बीच का रास्ता ले लिया, जो कि हमारे देश की भी आदत है, बीच का रास्ता। हालांकि हमेशा उद्देश्य व्यक्ति का सही रास्ते पर चलना होना चाहिए, बीच का रास्ता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो जब बात होती है तो आप देखते होंगे टीवी में, हाँ हमारी बात चल रही है, हम बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हो, सही रास्ता निकालो। लेकिन हम लोग तो शुरू से बीच का रास्ता निकालते हैं। तो जापानी मदद से मोहन सिंह द्वारा आईएनए का गठन, लगभग 50,000 भारतीय युद्धबंदी सितंबर 1942 में गठित हुई। अब यहाँ कुछ बातें आप समझ लीजिए। यह कहा जाता है कि जापानी सेना और आईएनए का किस प्रकार से सहसंबंध होगा, आईएनए का रोल क्या रहेगा, इन सब बातों पर मोहन सिंह और जापानियों में विवाद हुआ। जापानी ये चाहते थे कि ये जो आईएनए बनी है, इंडियन नेशनल आर्मी बनी है, ये एक प्रतीकात्मक सेना हो, जबकि मोहन सिंह ये चाहते थे कि नहीं, ये प्रतीकात्मक सेना नहीं हो, ये जो है प्रॉपर सेना हो और कम से कम इसमें 2 लाख तक सैनिक हो, इसको और बढ़ाया जाए। जापानी कहते थे कि नहीं, बस इसमें 2,000 सैनिकों की जरूरत है, बस प्रतीक के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी बनी। एक तो बात यह है जो कि हर किताबों में हमको बताया जाता है, ये एकदम क्लियर बात है। एक हिडन बात यह भी है कि मोहन सिंह को लगता था कि अगर जो है दिमाग में ये बातें आती थी कि जापानी इनके पीठ पर चढ़ करके भारत पर अधिकार कर लेंगे, तो उन्होंने ये तय किया था कि जब तक कांग्रेसी नेता नहीं कहेंगे कि आजाद हिंद फौज अब भारत पर आक्रमण करे, तब तक हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे। ये एक हिडन बात है जो कि मैंने आपसे बता दी, स्पष्ट नहीं है। ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूं इस पर जो है एकदम एक मत नहीं है बात, लेकिन एक बात यह भी शायद थी, इसको भी आप समझिए, शायद थी। तो जापानी मदद से मोहन सिंह द्वारा इनका गठन, लगभग 50,000 भारतीय युद्धबंदी सितंबर 1942 में। और जो प्रामाणिक बात है कि भैया 2,000 और 2 लाख का जो चक्कर था, जो प्रतीकात्मक सेना हो या प्रॉपर सेना हो, इस विवाद पर जापानियों ने मोहन सिंह को उठा करके जेल में बंद कर दिया। तो जिस प्रकार से आईएनए बनी थी उसके काम में पूरी तरह से रुकावट आ गया। अब मोहन सिंह चले गए जेल। अब इस चैप्टर को याद रखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आईआईएल का टोक्यो के बाद बैंकॉक में सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस जी, जैसा कि मैंने आपको इनके बारे में शुरुआत में बताया। तो रास बिहारी जी इसको लीड कर रहे थे और इन्होंने और जापानी सरकार ने नेताजी को निमंत्रण दिया। तो मैंने ये बताया था कि नेताजी तो जर्मनी में थे, लेकिन किन किन कारणों की वजह से अंततः नेताजी जापान की तरफ अपना रुख किए और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने कार्य को अंजाम देने का फैसला किया। ये सारे कारण मैंने आपको स्पष्टता बताया, तो यहां बताने की जरूरत नहीं। तो आईआईएल यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का बैंकॉक सम्मेलन, रास बिहारी बोस और जापान द्वारा नेताजी को निमंत्रण। तो यह भी कहा जाता है कि ये मोहन सिंह जी ने भी जापानियों से कहा था कि देखिए एक ही व्यक्ति है जो कि इस सेना को लीड कर सकते हैं और उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, और कोई लीड कर नहीं पाएगा। तो यह भी कारण था और जापानी इंटरेस्ट ले रहे थे कि मतलब जो है भारत के साथ जो है, यानी ये जो आईएनए बनी है, जो आईआईएल बना है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इनके साथ से हो किया जाए। तो नेताजी को जब काल हुई तो नेताजी आए और कैसे आए वो सारी बात मैंने आपको बताई। तो नेताजी ने आईआईएल और आईएनए का नेतृत्व संभाला। तो इससे पहले ये जून में पहुंचे टोक्यो में, वहां जो हेड कर रहे थे तोजो से नेताजी की भेंट हुई और तोजो ने यह कहा कि हम आपकी संपूर्ण मदद करेंगे और आपके साथ हम बराबरी का व्यवहार करेंगे। और वहां की जो डायट है, जो संसद है, उसमें तोजो ने अपनी बात भी इस संबंध में रखी। तो ये जब सारी बातें जापान की तरफ से सारे आश्वासन नेताजी को मिल गए तो नेताजी आए। फाइनली जो है 5 जुलाई 1943 को इन्होंने चार्ज ले लिया रास बिहारी बोस जी से। तो नेताजी ने आईआईएल यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व नेताजी ने संभाल लिया 5 जुलाई 1943 को। और उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत की प्रावधानिक सरकार गठित हुई अक्टूबर 43 में, आरजी हुकूमत आजाद हिंद, आरजी हुकूमत आजाद हिंद। इसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में बात किया। तो अब यहां रुक करके बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए नेताजी ये सारा काम देश के बाहर कर रहे हैं, तो देश के अंदर कुछ ऐसे समूह थे जो लगातार नेताजी बोस का क्रिटिसिज्म कर रहे थे। इनको बहुत गंदे गंदे शब्दों से नवाजा जा रहा था। वो जो कुछ समूह थे भारत के अंदर, इनको तोजो का गधा तक कहा गया, बिल्ली कहा गया, कुत्ता कहा गया तोजो का, उससे पहले गोबलस का कहा जाता था। बहुत से अब इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है बहुत से कार्टून दिखेंगे। एक तो उसमें यह है कि तोजो सैन्य परेड में सलामी ले रहे हैं और नेताजी बोस जो है उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो तोजो की हाइट कम से कम इतना होगी, मतलब उस कार्टून के हिसाब से, और नेताजी इतने छोटे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। उसके अलावा जो है नेताजी के ऊपर बहुत, उसमें क्या कहो तो कई लोग जो है क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और उसका सबसे बड़ा ये कारण था कि ये माना जा रहा था कि ये नस्लवादी जापान, नस्लवादी जर्मनी
का नेताजी सहयोग कर रहे हैं, उनसे जो है मदद मांग रहे हैं। एक तो पोस्टर में यह दिखाया गया कि नेताजी अपने हाथ से जापान का बम भारत पर पटक रहे हैं, तो इस तरह की भावना जो है। लेकिन सबको लगता था कि जर्मनी और जापान की तुलना में, ज्यादातर, सबका मतलब ज्यादातर, जर्मनी और जापान की तुलना में इंग्लैंड ठीक है, तो इस तरह की बात थी। लेकिन नेताजी ने स्पष्टता कह दिया सारे विरोधियों को, ये इन्होंने कहा कि भारत माता की आजादी के लिए अगर मुझे शैतान से हाथ मिलाना होगा तो मैं शैतान से भी हाथ मिलाऊंगा। तो जर्मनी जापान क्या चीज है? अगर कोई ये कह दे कि शैतान से हाथ मिला लीजिए नेताजी, देश आजाद हो जाएगा, मैं भी मिलाऊंगा, छोड़िए ये सारी बातें। तो एक पहलू ये भी था, ठीक है। तो अब जो है ये आरजी हुकूमत आजाद हिंद जो बनी थी, या जो आईएनए बनी, जो इंडियन नेशनल आर्मी, तो इनका उद्देश्य क्या? तो भारत को स्वतंत्र कराना। और इसके लिए जापानी सेना प्लस आईएनए का कोहिमा और इम्फाल पर हमला हुआ मार्च 1944 में, ठीक है। और इसी के बाद जो है रंगून के रेडियो से, एक केंद्र था ना ये आरजी हुकूमत आजाद हिंद का, रंगून, सिंगापुर रंगून, तो 6 जुलाई 1944 को नेताजी बोस ने गांधी जी को संबोधित किया रंगून के रेडियो से और कहा कि भारत की आजादी की अंतिम लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है, भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है, राष्ट्रपिता इस स्वतंत्रता की महान लड़ाई में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वो जो मैंने आपको बताया, तो कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता जो है पहली बार उन्होंने कहा और कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए ये भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में। निश्चित रूप से गांधी जी भी मन ही मन प्रसन्न नहीं रहे होंगे कि कम से कम कोई इतना बड़ा काम खड़ा कर सकता है, ठीक है। और ये यही जब मार्च में हमला हुआ तो दिल्ली चलो दिल्ली का नारा भी दिया गया। और उसके बाद जो है 22 सितंबर 1944 को नेताजी ने शहीद दिवस के रूप में मनाया। और वहीं पर जो है नेताजी ने कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तो हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है और इसलिए तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यह स्वतंत्रता देवी की मांग है, जो स्वतंत्रता की देवी है बिना खून लिए आजादी नहीं देगी, और मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है और इसलिए स्वतंत्रता की देवी को खून दो और आजादी मिल जाएगी, ठीक है। तो जापानी सेना प्लस आईएनए का कोहिमा और इम्फाल पर हमला हुआ मार्च 1944 में। तो अब यहां एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा, 50,000 मान लीजिए यहां, और जब कहा जाता है कि नेताजी ने कमान संभाला तो जो स्थानीय स्वयंसेवक थे अब वो भी सेना में भर्ती होने लगे, तो कुल मिलाकर सेना की साइज थोड़ा बढ़ गई, 60-70 हजार, ज्यादा से ज्यादा 80,000 कुल मिलाकर हम मानते हैं। तो क्या नेताजी बोस ये समझ रहे थे कि सीमित संसाधनों के साथ एक छोटी सी सेना लेकर इतने बड़े ब्रिटिश राज को हराया जा सकता था? क्या ये ऐसा सोचते थे इसलिए इन्होंने युद्ध किया? तो इसका उत्तर है कि नहीं, नेताजी बोस बड़े अच्छे से जानते थे कि इतनी छोटी सेना से ब्रिटिश राज को हराया नहीं जा सकता। लेकिन नेताजी की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि हम जो है इम्फाल और कोहिमा के रास्ते से भारत के अंदर जो है घुसेंगे, निश्चित रूप से वही रास्ता था। और दूसरी बात यह कि वो जो क्षेत्र था उस पर अंग्रेजों का ध्यान कम था, उस क्षेत्र से हम घुसेंगे और बहुत जल्दी हम गंगा के मैदानों तक पहुंच जाएंगे। ये पूरी स्ट्रेटेजी, गंगा के मैदानों तक पहुंच जाएंगे और जहां हम गंगा के मैदानों तक पहुंचे वहां जो भारत के लोग हैं वो आईएनए के समर्थन में खड़े हो जाएंगे और जो भारतीय ब्रिटिश फौज है यानी सेना है वो आईएनए के समर्थन में हथियार डाल देगी। तो भारत की जनता हथियार उठा लेगी और भारत की जो ब्रिटिश सेना है वो हथियार डाल देगी, ऐसा नेताजी को महसूस हो रहा था। और निश्चित रूप से जब इसके बाद लाल किले पर मुकदमा हुआ, जिस प्रकार से भारतीयों ने नेताजी के प्रति अपना प्रेम दिखाया, जिस प्रकार से आईएनए की बहादुरी के आगे भारतीय नतमस्तक हुए, उसे देख करके यह कहा जा सकता है कि नेताजी जैसा सोचते थे वो निश्चित रूप से हो जाता। तो ये बात ऐसा नहीं कि सेना से युद्ध जीतना था, इस सेना को बस दिखा देना था कि नहीं नेताजी आ गए हैं सेना लेकर के, और उसके बाद भारतीय उठ खड़े होते और ब्रिटिश जो भारतीय सेना थी वो हथियार छोड़ती, ठीक है। इतनी बात आपने समझे। तो अब जो है हम ये समझेंगे कि ये आईएनए कैसे हार गई इस मोर्चे पर। तो पहला तो मानसून को बताया जाता है कि जिस प्रकार से कैलकुलेशन था उस हिसाब से मानसून रहा नहीं और बारिश शुरू हो गई और पूरा वो पहाड़ी इलाका जिसमें जो है परेशानियां खड़ी हो गई आईएनए के लिए। और बारिश के बाद फिर जो है कई तरह के जो है रोग भी फैले। वायुसेना का अभाव, तो वायुसेना से सपोर्ट नहीं मिल पाया आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी को। तो यहां एक बात ये ध्यान रखिए कि केवल इंडियन नेशनल आर्मी नहीं है इसमें जापानी सेना भी है। प्लस सीमित संसाधन, तो शुरू से ही सीमित संसाधन आईएनए के पास था और उसके अलावा जापानियों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाया। तो जापानी भी एक्चुअली इस समय तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई मोर्चों पर फंस चुके थे और जो गति शुरू में थी वो गति रह नहीं पाई थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जापानियों ने जो है थोड़ा भारतीयों के साथ दो दर्जे का व्यवहार किया और कुल मिलाजुलाकर उसका परिणाम ये रहा कि जापानियों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाया, जितना मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिल पाया। और उसके अलावा जिस बात को इन लोगों ने सोचा नहीं था वो था ब्रिटिश वायुसेना का प्रयोग, आरएफ रॉयल एयरफोर्स का प्रयोग हुआ, इसने बड़ा जो है विनाश किया जो है आईएनए का। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इन लोगों को लग रहा था कि हम जब अटैक करेंगे तो ब्रिटिश सेनाएं तैयार नहीं होंगी और हम लोग फटाक से जो है असम में घुस जाएंगे। लेकिन ये मुखबिरी हो गई थी, मतलब जो है ब्रिटिश सरकार को ये पता चल गया था इन लोगों का जो प्लान था वो जो है डिकोड हो चुका था और इस नाते से ब्रिटिश सेना भी इन लोगों की उम्मीद के विपरीत तैयार खड़ी थी। तो अब यही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति का मैंने जिक्र किया था जिसका नाम था भगत राम तलवार, जिसको सिल्वर कोड नाम दिया गया था। तो बहुत बाद में चला जो है एक पत्रकार है, उन्होंने सिल्वर पर ही एक पूरी किताब लिखी, उसमें यह पता चला और जब सारे डॉक्यूमेंट को देखा गया तो ये बात पता चली, नहीं तो देश ये समझ रहा था कि भगत राम तलवार जो है ये नेताजी बोस का बहुत सहायक और बड़े सम्मान से लोग देखते थे, क्योंकि पेशावर से काबुल तक पैदल नेताजी को वही लेकर के गया था भगत राम तलवार। और इसके बाद जो है करीब 15 वर्ष बाद आजादी के एक कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में, नेताजी के परिवार ने कराया, तो उसमें भगत राम तलवार को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और वहां पर जो है उसने किस प्रकार से जो है मदद की, उसका पर्चा भी भगत राम तलवार ने लिखा था। लेकिन जब वो किताब आई और जब पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा गया तो ये पता चला कि ये भगत राम तलवार तो जो है बहुत बड़ा धोखेबाज था और इसने जो है कई देशों के लिए जासूसी की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ये अंत में एकदम अंग्रेजों के साथ हो गया और जापानी प्लस जो है जर्मन जो योजनाएं थी उसको जो है ये लीक कर रहा था। यहां पर मैंने जापान से भी पैसा लिया, जर्मनी से भी पैसा लिया, इटली से भी पैसा लिया, रूस से भी पैसा लिया, सबसे पैसा लिया और अंत में अंग्रेजों की इसने मदद की खूब भरपूर, उनसे काफी पैसा लिया, बड़े ऐश्वर्य के जीवन में वो जिया भगत राम तलवार सिल्वर। तो इसमें उसकी भी एक भूमिका बताई जाती है भगत राम तलवार की गद्दारी में। हालांकि इसको एकदम अच्छे से जोड़ा तो नहीं जा सकता भगत राम तलवार को, लेकिन कहीं ना कहीं भगत राम तलवार का रोल भी इसमें था, हालांकि एकदम स्पष्ट नहीं।
लेकिन यह है कि वो जो है लायल नहीं रह गया था, ये तो तय बात है।